Hi everyone, welcome back to my channel. This is Kiran Agural and this is the second portion, or we can say the last portion, last part of Indian Polity Revision Marathon session. So we will start with Union Executive here. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे कौन कौन जो बॉडीज़ आती हैं इसमें प्रेसिडेंट आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 5 लोग आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में. देन अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की तो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. आर्टिकल्स 52 से लेके 78 तक इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करते हैं विद प्रेसिडेंट. इनकी इलेक्शन होती है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं ये बाय. ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है. इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, काउंसिल्स के नहीं, मतलब जो स्टेट्स का अपर हाउस होता है वो नहीं, ओनली असेंबली उनकी. एंड वो यूटीज जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जैसे कि पुडुचेरी, दिल्ली एंड JNK, तो इनके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. ठीक है, याद रखना है ओनली इलेक्टेड मेंबर्स. किन किन के? पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज एंड यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज. नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते यहाँ पे एंड काउंसिल्स भी नहीं होती, स्टेट काउंसिल्स. रिमूवल के लिए सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो आती है. पार्लियामेंट के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, जब इम्पीचमेंट करना है तो तब ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. देन ये कुछ फैक्ट्स हैं कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन MLA. तो MLA की वोट की कितनी वैल्यू होती है? टोटल जो स्टेट पॉपुलेशन है उस स्टेट में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs इनटू 1/1000. सिमिलरली जब हम वैल्यू देखेंगे MP के वोट की, तो MP वोट कर रहे हैं किसको? प्रेसिडेंट को कर रहे हैं वो वोट. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी MLAs वोट, यहाँ पे टोटल स्टेट पॉपुलेशन था. ठीक है, मतलब जो लोग MLAs को चूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे MP को कौन चूज़ कर रहे हैं? MLAs चूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे MLAs की वोट्स की जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs. आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी. नेक्स्ट इज इलेक्टेड कोटा कितना क्या होता है? तो टोटल वैलिड वोट्स जो पोल किए गए हैं डिवाइडेड बाय 2 + 1. तो ये इसका फॉर्मूला होता है. नहीं याद रहेगा इट्स ओके, बस लक्ष्मीकांत में दिया था तो आई जस्ट एडेड इट हियर ताकि कुछ छूट ना जाए. ठीक है, इनकी अगर हम देखें इलेक्शन जो है वो हमने देखा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज़ होता है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में समझा चुकी हूँ तो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे. एंड सीक्रेट बैलेट से जो है वो वोट किया जाता है, मतलब आप किसको वोट कर रहे हो ये किसी को पता नहीं होता आपके अलावा. देन डिस्प्यूट अगर कुछ हो जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल रहता है वहाँ पे. नेक्स्ट अगर हम क्वालिफिकेशन देखते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ लोकसभा मेंबर. तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ही शुड बी क्वालिफाइड एंड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनका. जब हम वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा, बस यहाँ पे क्वालिफाइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर, क्योंकि वो राज्यसभा को चेयर करते हैं. ठीक है, तो बस ये डिफरेंस होगा इनमें. देन एक जो सिटिंग प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं किसी स्टेट के, मिनिस्टर होते हैं स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के, ही और शी इज़ नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो इसीलिए वो प्रेसिडेंट इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है. देन प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 50 इलेक्टर्स जो है वो प्रपोज करने चाहिए एंड 50 जो है सेकेंड करने चाहिए, मतलब 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए एंड 15,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है RBI में. ठीक है, देन ओथ जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अगर वो एब्सेंट होंगे तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो कर सकते हैं. ये भी याद रखते हैं कि ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, तो प्रेसिडेंट की ओथ CJI एडमिनिस्टर करेंगे. देन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. मेंबर हमने देखा लोकसभा के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है. देन इमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस जो है इनके पार्लियामेंट्स जो है वो डिटर्मिन करते हैं. फाइन, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए हैं इनके इमोल्यूमेंट्स प्रेसिडेंट की, वो पार्लियामेंट डिटर्मिन करेंगे. देन ही और शी इज़ इम्यून फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट. तो ऑफिशियल एक्ट्स उन्होंने जो भी करा है उसके लिए उनको लीगली लायबल नहीं ठहराया जाएगा. एंड ऑल्सो वो इम्यून होते हैं, उनको कोई भी तरह की इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं हो सकती है किसी भी क्राइम के लिए. क्रिमिनल केसेस में तो बिल्कुल नहीं हो सकती. हाँ, सिविल केसेस के लिए उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स जो है वो चालू कर सकते हैं, लेकिन 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा. फाइन, ये भी याद रखना है कि सिर्फ सिविल में कर सकते हैं, वो भी 2 मंथ का नोटिस देने के बाद. नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो इनका 5 ईयर्स का टर्म रहता है. आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए री इलेक्ट हो सकते हो, बट US में क्या होता है सिर्फ 2 बार ही आप कंटिन्यूसली जो है वो री इलेक्ट हो सकते हो. बट इंडिया में एनी नंबर ऑफ टाइम्स जो है प्रेसिडेंट कैन बी चोजन, री इलेक्टेड. ठीक है, अच्छा अब हमने
जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट इंडिया में जो है वो पर्सन बाय बर्थ एंड जो नेचुरलाइज पर्सन होता है, नेचुरलाइज सिटीजनशिप जिनको मिली होती है, दोनों ही एलिजिबल होते हैं टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन यूएस में जो है ओनली सिटीजन बाय बर्थ अलाउड हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए। देन अगर हम इम्पीचमेंट प्रोसेस देखते हैं तो सबसे पहले तो ग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही ग्राउंड मेंशन करा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा होता है तो इम्पीचमेंट किया जा सकता है, बट ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको डिफाइन नहीं करा है, ठीक है। अनटिल नाउ नो प्रेसिडेंट हैज़ बिन इम्पीच्ड, ये भी याद रखना है आपने। इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच नहीं किए गए हैं। अब देखो, कोई भी हाउस में या तो लोकसभा में या राज्यसभा में ये प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट होंगी, पहले तो जो भी चार्जेस हैं उनको साइन करना होगा 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर साइन करेंगे चार्जेस को। अगर राज्यसभा में है तो सेम वैसा होगा, वहाँ पे भी वैसा होगा। देन वो हाउस जो है वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, इस मेजॉरिटी से वो पास करेंगे उसको, ठीक है। जो भी चार्जेस है उनको पास किया जाएगा एंड सेम प्रोसेस जो है दूसरे हाउस में भी रिपीट किया जाएगा। एंड इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे अपीयर भी हो सकते हैं, अपनी क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन सब दे सकते हैं, ठीक है। अगर वैकेंसी होती है प्रेसिडेंशियल पोजीशन पे तो अगर तो वैकेंसी का कॉज होता है कि इलेक्शंस लेट हो रही हैं, तब जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेंगे एज प्रेसिडेंट। अगर वैकेंसी होती है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ एक्सेट्रा, तो फिर विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शंस जो है वो करवाने होंगे। एंड वो जो 6 मंथ्स का पीरियड है जब तक इलेक्शन नहीं हुए हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। एंड अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो सीजेआई करेंगे, अगर सीजेआई भी एब्सेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज वो करेंगे, ठीक है। अब देखो, इंडिया में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ 6 मंथ्स तक ही करेंगे, तब तक इलेक्शंस वगैरह हो जाएंगी, फाइन। लेकिन यूएस में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द प्रीसीडिंग प्रेसिडेंट जो है तब तक कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे मान लो पिछले प्रेसिडेंट जो थे जिनकी डेथ हुई है या जिनका रेजिग्नेशन हुआ है, उनके भी 2 ईयर्स का टर्म बाकी था, तो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे ये पूरा 2 ईयर्स का टर्म कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन करवाना ही होगा एंड जब तक इलेक्शन नहीं हुए हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, तो he or she appoints prime minister, ministers, and ये दोनों ही they hold office during the pleasure of president. Then also जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, कैग हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के मेंबर्स एंड चेयरमैन, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, देन फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरमैन, ये सबको अपॉइंट करती हैं प्रेसिडेंट। देन ही ऑल्सो अपॉइंट्स कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ SC, ST, OBC, तो जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, SCs, STs ये सब हैं, तो इनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन भी यही लाएंगे, अपॉइंट करेंगे। एडमिनिस्टर करते हैं यूटीज़ को डायरेक्टली थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स। देन अगर किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो है डिक्लेयर करना है वो प्रेसिडेंट करते हैं। देन ही और शी कैन समन और प्रोरोग पार्लियामेंट, तो समन भी कर सकते हैं और सेशन को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जॉइंट सिटिंग को कॉल कर सकते हैं एंड जॉइंट सिटिंग जो है उसको हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वही प्रिसाइड करते हैं। कभी भी राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रिसाइड नहीं करते हैं, फाइन। जॉइंट सिटिंग को या तो स्पीकर करेंगे प्रिसाइड, अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा करेंगे, बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करेंगे, ठीक है, प्रिसाइड, ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स, राज्यसभा के जो है 12 मेंबर्स वो भी इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। एंड उनका क्राइटेरिया है L, इसको आपको याद करना है लस्सी, तो लस्सी होती है ना पीने वाली, तो वैसे याद करना है लस्सी। सो लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, देन साइंस एंड सोशल सर्विस, ठीक है। द नेक्स्ट इज यू के नॉमिनेशन वाला, देन डिसाइड्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs, तो MPs को डिस्क्वालीफाई करना है वो सब मैटर डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट एंड वो कंसल्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से भी। देन मनी बिल जो है, मनी बिल एंड आर्टिकल 3 के जो बिल होते हैं, मतलब किसी भी स्टेट का
एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, उनका नेम चेंज करना है, ये बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है, ये सब करना है। इन सब ऐसे जो बिल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड होती है। देन अब कोई भी बिल आता है तो उसमें प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो एसेंट दे सकते हैं, या विद होल्ड करेंगे एसेंट, या फिर रिटर्न कर देंगे बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन। ठीक है, पार्लियामेंट को वापस कर देंगे बिल कि रिकन्सिडर किया जाए इसको। देखो, अगर तो वो मनी बिल है ना, तो वो सिर्फ एसेंट दे सकते हैं या विद होल्ड कर सकते हैं एसेंट, रिटर्न नहीं कर सकते फॉर रिकन्सिडरेशन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। इसको याद कैसे करें कि अब अर्जेंटली इनको मनी की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो बार बार रिटर्न करते रहेंगे बिल की, इसको रिकन्सिडर करो, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। या तो सीधे हाँ बोलो या सीधे ना बोलो, मतलब वैसे याद करना है, ठीक है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसमें एसेंट ही देनी पड़ेगी, उसको आप मना भी नहीं कर सकते, रिटर्न भी नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसको एसेंट देनी ही पड़ती है। एंड ये जो चीज़ है कि इसमें वीटो पावर नहीं मिलेगी प्रेसिडेंट को, इनको ये एसेंट देनी ही पड़ेगी, ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी इंदिरा गांधी जी के पीरियड में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1971 में। ये चीज़ आपको रट लेनी है, 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज़ कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को एसेंट देनी ही पड़ेगी प्रेसिडेंट को, और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड अगर नॉर्मल कोई ऑर्डिनरी बिल्स हैं तो वो एक बार ठीक है आपने रिटर्न कर दिए, अगर ऑर्डिनरी बिल्स अगर दोबारा वो पार्लियामेंट ने पास कर दिए फिर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो बजट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करना प्रेसिडेंट का काम होता है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इमरजेंसी जो है वो भी वही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये हमने इमरजेंसी के चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा है, अभी नहीं करेंगे। देन वीटो पावर, आर्टिकल 111 में वीटो पावर है। वीटो पावर 4 टाइप्स की होती है। वीटो पावर मतलब वही कि आपने मना कर दिया, बिल पास नहीं किया, ठीक है, एसेंट नहीं दिया, उसको एसेंट विद होल्ड कर दी। वो एब्सोल्यूट एसेंट विद होल्ड करना हो सकता है, ठीक है, कि सीधे आपने मना कर दिया, एब्सोल्युटली नो बोल दिया। एक एक होता है पॉकेट वीटो, कि ना हाँ बोला आपने ना ना बोला, आपने अपने पास रख लिया पॉकेट में डाल के, उस पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक होता है सस्पेंसिव वीटो, कि आपने एसेंट जो है वो विद होल्ड कर दी, ठीक है, मतलब बिल को आपने वापस भेज दिया, एसेंट नहीं दिया उसको। फिर पार्लियामेंट जो है वो सेम जो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से जैसे भी उन्होंने पहले बिल पास किया था, सेम मेजॉरिटी से वो बिल पास करेंगे दोबारा, एंड वहाँ पे जो उनकी वीटो है प्रेसिडेंट की वो सस्पेंड हो जाएगी, फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट को ये बिल पास करना ही पड़ेगा। ये हो गया सस्पेंसिव वीटो। क्वालिफाइड वीटो क्या होती है कि प्रेसिडेंट ने जैसे वापस कर दिया बिल, आपका पास नहीं किया, तो पार्लियामेंट को फिर जितनी पहले मेजॉरिटी से पास किया था उससे ज़्यादा मेजॉरिटी से जो है दोबारा बिल पास करके फिर भेजना पड़ेगा, एंड फिर जो है वो प्रेसिडेंट जो है उनको फिर मानना पड़ेगा वो बिल एंड पास करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में जो क्वालिफाइड वीटो जो है ये अवेलेबल नहीं है प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट को मोर देन जो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी है उससे पास नहीं करना पड़ता दोबारा, उनको सीधे ये नॉर्मल ऑर्डिनरी जो मेजॉरिटी है दोबारा उससे ही पास करेंगे जिससे पहले करा था, एंड प्रेसिडेंट को फिर ये करना पड़ता है, बिल पास करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की है 123 आर्टिकल में, एंड इसी को थोड़ा उल्टा कर दो 213 में गवर्नर की पावर है। तो ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकते हैं, कब जो है डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर? ओनली व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। इवन अगर एक भी हाउस जो है वो एब्सेंट होगा तो वो फिर ऑर्डिनेंस जो वो ला सकते हैं। एंड गवर्नर कब करेंगे? जब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो जो है सेशन में नहीं है। एक कूपर केस आपको याद रखना है। ये कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ अभी ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत है तो वो ला सकते हैं। बट कूपर केस में कहा गया कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वेश्चन की जा सकती है ऑन द ग्राउंड की ये मैलाफाइड इंटेंशन से किया गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि 38 अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को एब्सोल्यूट बना दिया कि मतलब वो क्वेश्चनेबल नहीं है। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ने ये चीज़ डिलीट करी एंड कहा कि हाँ मैलाफाइड इंटेंशन अगर होगा तो वो क्वेश्चनेबल हो सकता है ऑन दिस ग्राउंड। देन याद रखना है कि ऑर्डिनेंसेस की लिमिटेशन क्या है। वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकते, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते यूजिंग एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। देन रेट्रोस्पेक्टिवली भी ऑर्डिनेंस जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, एंड इनकी नॉर्मल लाइफ होती है 6 वीक्स, एंड अगर आप मैक्सिमम लाइफ देखेंगे तो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सेशन में गैप होता है 6 मंथ्स का मैक्सिमम, एंड अगर ये इस 6 मंथ के दौरान अगर पार्लियामेंट जो है वो मीटिंग नहीं हुई उनकी तो ये 6 मंथ तो रहेगा ही,
प्लस जो 6 वीक्स नॉर्मल ऑर्डिनेंस का उसका टाइम पीरियड रहता है वो भी रहेगा, तो मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज DC वाधवा केस। तो ये है सक्सेसिव प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस के रिगार्डिंग। इसमें कहा था कि अगर आप सेम टेक्स्ट जो है वो बिना पार्लियामेंट से पास करवा के बार बार सेम ही टेक्स्ट के ऑर्डिनेंसेस जो है वो रीप्रोमलगेट किए जा रहे हो तो वो स्ट्रक डाउन कर दिए जाएंगे। DC वाधवा केस उसके कंटेक्स्ट में है। नेक्स्ट इज पार्डनिंग पावर्स। तो अगर आप प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर देखेंगे 72 आर्टिकल में है, गवर्नर की एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर है 161 आर्टिकल में, 72 एंड 161, ये याद रखना है। अब प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, कोई भी यूनियन लॉ के तहत अगर किसी को पनिशमेंट मिली है उसको पार्डन कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल, मतलब कि अगर कोर्ट मार्शल होता है, ये मिलिट्री कोर्ट जो होती है, अगर उसके थ्रू कोई पनिशमेंट मिली हुई है तभी आप उसको पार्डन कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो। डेथ सेंटेंस है अगर, तो प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं। एंड ये एक इंडिपेंडेंट पावर होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। ये जुडिशियल पावर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं। वो स्टेट के कोई अगर लॉज हैं उनके थ्रू कोई पनिशमेंट मिली है तो उसको जो है वो कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। बट कोर्ट मार्शल की अगर कोई सज़ा मिली है किसी को कोर्ट मार्शल करके, उसको पार्डन नहीं कर सकते। एंड डेथ सेंटेंस को भी पार्डन नहीं कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते बट कम्यूट कर सकते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको देखते हैं। देखो, पार्डनिंग पावर जो है 5 तरह की हो सकती है। पार्डन होता है कंप्लीटली किसी को गिल्ट से मुक्त कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉल्व कर दिया कि ठीक है आपने कुछ किया ही नहीं है, कंप्लीटली उनको फ्री कर दिया, ठीक है, बरी कर दिया। कम्यूट होता है कि आपने जैसे किसी को पहले फांसी दी गई है, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, उसको लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दे दिया कि मतलब आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, ठीक है, तो कैपिटल पनिशमेंट से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, दिस इज द फॉर्म ऑफ कम्यूटेशन, मतलब सब्सटीट्यूट कर दिया उसको लाइटर पनिशमेंट से। एंड रेमिशन क्या होता है, रेमिशन मतलब कि आपने जो पनिशमेंट है उसका कैरेक्टर सेम रहेगा, मतलब अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा कैरेक्टर उसका, बस पीरियड जो है वो कम कर देंगे, ठीक है। रेस्पाइट होता है, इस पर SP पे ध्यान दो, स्पेशल ग्राउंड पे पीरियड ऑफ पनिशमेंट को कम किया जाता है। एंड रिप्रीव होता है कि आपका जो भी पनिशमेंट मिला है उसका एग्जीक्यूशन जो है कुछ टाइम के लिए स्टे हो जाएगा। तब यहाँ से ये देखो कि मतलब पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को, कंप्लीटली एब्जॉल्व नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को गिल्ट से, बट हाँ उसको कम्यूट कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, बट कंप्लीटली उसको माफ़ नहीं कर सकते उस पर्सन को। ये सब चीज़ें हैं। देन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हो ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, ये भी चीज़ याद रखनी है। एंड प्रेसिडेंट जो है वो रीजंस देने के लिए बाउंड नहीं है कि उन्होंने क्यों किसी को पार्डन कराया क्यों नहीं, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा, हाँ अगर मैलाफाइड इंटेंशन पे हुआ है तो फिर हो सकता है, ठीक है। एंड अगर एक बार आपकी मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो गई तो फिर दोबारा आप स्टे हासिल नहीं कर सकते, दोबारा सेकंड मर्सी पिटिशन वो करके अप्लाई करके। एंड ओरल पिटिशन का भी राइट नहीं होता, ठीक है, आप रिटर्न में ही जो है वो पिटिशन अपनी करोगे। नेक्स्ट इज 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको याद रखनी है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट। 42nd से क्या कहा कि जो एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय PM वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। 44th अमेंडमेंट एक्ट में कहा कि आप एक बार जो है इस एडवाइस को रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकते हैं वापस प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड टाइम अगर सेम एडवाइस आती है तो वो बाइंडिंग रहेगी ऑन प्रेसिडेंट। देन याद रखने की प्रेसिडेंट के पास एक सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं होती, लेकिन गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन भी होती है और सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन भी होती है। सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है वो खुद से कोई एक लार्जेस्ट पार्टी जो है वहाँ पे लार्जेस्ट जिसके पास भी मेजॉरिटी होगी तो वहाँ से कोई एक प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। या हंग असेंबली है, उस केस में भी वो किसी जो है वो जो लार्जेस्ट पार्टी रहेगी तो मेजॉरिटी पार्टी रहेगी वहाँ से PM को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि अभी तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने 2 टर्म्स अपने जो है वो कंप्लीट किए हैं। देन सो फार ओनली 2 प्रेसिडेंट जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अहमद वो ड्यूरिंग ऑफिस टर्म डाइड, इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट कम्स वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है हमने ये ऑफिस जो है हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। एंड आफ्टर प्रेसिडेंट इनका सेकेंड हाईएस्ट रैंक है। देन वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको भी इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किया जाता है। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज कौन है, ओनली पार्लियामेंट के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर सारे। एज वाइस प्रेसिडेंट ये प्रिसाइड करते हैं ओवर राज्यसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सीक्रेट बैलेट से इनका इलेक्शन होता है।
राज्यसभा के चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका सीक्रेट बैलेट से होता है, बट जो राज्यसभा के बाकी मेंबर्स रहेंगे उनका ओपन बैलेट से इलेक्शंस होती हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? सेम 35 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट में 50 प्रपोजर्स है, 50 सेकेंडर्स है, यहाँ पे 2020 है, एंड डिपॉजिट जो है वो सेम है 15,000। ओथ यहाँ पे प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे। प्रेसिडेंट की कौन करती है? CJI, ठीक है, एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी प्रेसिडेंट करेंगे। 5 ईयर्स का टर्म रहता है, एंड ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, एंड वाइस वर्सा। इनको कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती इनको रिमूव करने के लिए। इनको अगर रिमूव करना है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड भी मेंशन नहीं करा है कि रिमूव क्यों करना है। राज्यसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास कर देती है स्पेशल मेजोरिटी से, बेसिकली ये स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं इसको, मतलब विच मीन्स मेजोरिटी ऑफ द टोटल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, मतलब उस टाइम पे उस हाउस के कितने मेंबर्स हैं तो उनकी मेजोरिटी आपने बतानी है, दैट इज़ इफेक्टिव मेजोरिटी। इससे अगर वो रेजोल्यूशन पास करती है राज्यसभा, एंड इट शुड बी अग्रीड टू बाय लोकसभा के सिर्फ अग्रीमेंट चाहिए कि हाँ भाई हम सहमत हैं, एंड मेन जो है वो राज्यसभा का रोल होता है यहाँ पे, एंड 14 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है। अगर वैकेंसी हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की तो इलेक्शंस होते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। यहाँ पे वैसा नहीं है कि कोई और पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बना दो, इलेक्शंस करवाने हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो है वाइस प्रेसिडेंट के भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे, एंड जब वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स पे, मतलब वो एट द सेम टाइम वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों तो नहीं सर्व कर सकते ना, तो उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन जो है वो उनका राज्यसभा वाला काम देखेंगे। इनको एज वाइस प्रेसिडेंट कोई भी अलग से इवॉल्यूमेंट्स नहीं मिलती हैं, इनको एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो उनकी रेम्यूनरेशन होती है। नेक्स्ट इज PM। तो PM जो है उनका रिमूवल जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है उन पर डिपेंड करता है, कोई ऐसे पर्टिकुलरली टर्म मेंशन नहीं करा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया है इलेक्शन के लिए, सिर्फ आर्टिकल 75 में ये लिखा है कि PM विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड ये कन्वेंशन रहा है कि हमेशा मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही PM बनाते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये कोई पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। एंड अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन पावर यूज़ करेंगे, एंड जो भी वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी अवेलेबल होगी वहाँ से लीडर को चूज़ करके PM बना देंगे, एंड उनको कहेंगे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीक करो लोकसभा में विद इन 1 मंथ। तो 1 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो सीक करो। अगर वो नहीं कर पाते तो उनको हटा दिया जाएगा, बट अदरवाइज उनके पास 1 मंथ का टाइम पीरियड रहता है। जैसे कि ऐसा कभी हुआ है तो हाँ हुआ है, नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने चरण सिंह जी को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा था आफ्टर जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब चली गई थी उनके बाद। तो ये इसी तरीके से हुआ था, वहाँ पे कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने जो लार्जेस्ट पार्टी थी वहाँ पे अवेलेबल उनके PM चूज़ किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है स्टिल वो PM बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ़ यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, बट आपको फिर MP बनना होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा विद इन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6 मंथ का टाइम है, और यहाँ पे जो लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करना है उसमें 1 मंथ का टाइम है, पता होना चाहिए। ओथ जो है कि एडमिनिस्टर करेंगे प्रेसिडेंट, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी ओथ प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, राइट, ये आपको याद रखना है। लोकसभा का कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो रिज़ाइन करो, या प्रेसिडेंट जो है वो खुद डिसमिस कर सकते हैं। अच्छा, अब पावर्स क्या है प्राइम मिनिस्टर की? पहले तो वो चेयर करते हैं नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, और वो क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस का टाइम आता है वहाँ पे। देन पावर्स क्या है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट उन्हीं मिनिस्टर को करते हैं जो कि रेकमेंड करे हैं प्राइम मिनिस्टर ने। देन प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन, ठीक है, या एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको डिसमिस कर दो। एंड अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कोलैप्स हो सकता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ये पावर है कि वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कोलैप्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 74, इसमें लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एक होगी विद PM एज हेड, एंड वो एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। एंड ये जो एडवाइस रहेगी इनको कोई भी कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकती, ये भी आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। देन आर्टिकल 75 में फर्स्ट कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एंड मिनिस्टर्स जो हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सेकंड कहा है कि मिनिस्टर्स जो है दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, ओनली लोकसभा, याद रखना है। स्टेटमेंट जो है घुमा सकते हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मतलब कि अगर ये लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर इनके अगेंस्ट हो जाती है, तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। ये हो गया कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पहले हम यूनियन गवर्नमेंट में देखते हैं। तो आर्टिकल 75 ने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डील करते हैं। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो बताया गया है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी विद पीएम एज हेड, ये 74 में कहा गया है, ठीक है। एंड इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनका टर्म बोला है कि हाँ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में होल्ड करेंगे। अब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो भी बताया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग पीएम। ये याद रखना है कि लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उससे 15% जो है उतना ही हो सकता है मैक्सिमम, तो इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ, फाइन। एंड ये चीज़ ऐड की गई थी 91st अमेंडमेंट एक्ट से 2003 में, जिस चीज़ से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको भी अमेंड करा गया था। उसी अमेंडमेंट एक्ट से ये स्ट्रेंथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो भी बताई गई थी। इट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ, याद रखना है, ठीक है। देन अगर वही भी हम बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो यहाँ पे मिनिमम भी बताया है और मैक्सिमम भी। मिनिमम 12 होना ही चाहिए एंड मैक्सिमम 15% हो सकती है ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे 15% का सेम है, बट यहाँ पे मिनिमम भी बताया है कि मिनिमम 12 होना ही चाहिए। अगर हम देखें डिस्क्वालिफिकेशन, तो मिनिस्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं ऑन डिफेक्शन ग्राउंड, ठीक है। और ये 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके थ्रू कहा था कि हाँ मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। देन मिनिस्टर अगर कोई भी है, अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट एन MP फॉर कंटिन्यूसली 6 मंथ्स, तो वो फिर मिनिस्टर नहीं रहते, ठीक है। तो 6 मंथ के अंदर अंदर जो है, मतलब 6 मंथ से पहले पहले आपको MP बनना पड़ता है, अदरवाइज आप मिनिस्टर नहीं रहेंगे। देन याद रखने कि इंडिया में मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स होते हैं, ऑफिशियल एक्ट्स होते हैं, उनको मिनिस्टर्स काउंटरसाइन नहीं करते हैं, तो उनका कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। बट यूके में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। हमने देखा कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लोकसभा, बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है वो सेंसर मोशन आ जाता है, लोकसभा अगर पास करती है सेंसर मोशन, तो इंडिविजुअल मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। द नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन इफ लोकसभा डिसॉल्व, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़े। तो लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देन अगर कोई मिनिस्टर है जो कि लोकसभा से है, तो वो अगर राज्यसभा में जाते हैं वहाँ पे ही हैज़ द राइट टू स्पीक, टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स, बट वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकते, ठीक है। वोट सिर्फ वो अपने हाउस में ही करेंगे। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्टिकल 75 में मेंशन है, ठीक है। एंड लोकसभा जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करती है अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो सारे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर्स हैं ऑल मस्ट रिज़ाइन, इंक्लूडिंग अगर उसमें कोई राज्यसभा का मेंबर है उनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दे कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखो, एक तरफ तो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकती है, एंड दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी अगर रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, ठीक है। देन एनी मिनिस्टर डिसअग्रीज विद कैबिनेट डिसीजन। अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई मिनिस्टर कैबिनेट डिसीजन से अग्री नहीं करता है एंड उनको फिर रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप कैबिनेट के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। कैबिनेट जो है वो सोल जो पावरफुल अथॉरिटी होती है पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि कैबिनेट होते हैं, एंड उनके ही जो डिसीजन है वो फाइनल होते हैं एंड बाइंडिंग होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इनको हेड करते हैं सबसे पहले पीएम, ठीक है। 3 तरीके के इसमें मिनिस्टर्स आते हैं। फर्स्ट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर्स, जैसे कि जिनको इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज़ का चार्ज मिला होता है, लाइक होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो कभी भी एज अ बॉडी उनकी मीटिंग नहीं होती है, उनके कोई भी कलेक्टिव फंक्शंस नहीं होते हैं, वो सिंपली कैबिनेट का डिसीजन जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एंड इनका जो क्लासिफिकेशन है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्लासिफिकेशन है कि मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, ये होते हैं, ये ऐसा क्लासिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। एंड साइज़ जो है कैसा रहेगा कैबिनेट मिनिस्टर्स का या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी वो साइज़ मेंशन नहीं करा है कॉन्स्टिट्यूशन में। उन्होंने मैक्सिमम बताया कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, बट कितना रहेगा, पर्टिकुलरली कितने नंबर रहेंगे, दैट विल बी डिटर्मिन्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, इनको या तो इंडिपेंडेंट कोई मिनिस्ट्री का चार्ज दिया है या कोई डिपार्टमेंट का, या ये अटैच हो सकते हैं टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं अनलेस दे आर स्पेशली इन्वाइटेड। देन डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, इनको कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज तो नहीं दिया जाता किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का, ये या तो इनके साथ अटैच होंगे या फिर इनके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इनके बाद आते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अगर हम देखें, 1967 के बाद से कभी भी कोई भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंडिया में अपॉइंट नहीं हुआ है। ओनली राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी उनके फर्स्ट फेज़ में ये हुआ था, बट उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। देन अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, एक डेप्यूटी पीएम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। एंड इनको पॉलिटिकल पर्पजेज़ के लिए जो है वो अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे एंड रिकमेंड कौन करेंगे? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ डेप्यूटी पीएम, जितने भी चाहो 2 3 4, तो ज़्यादा डेप्यूटी पीएम्स जो है वो हो सकते हैं अपॉइंट। एक और चीज़ याद रखनी है, जो कैबिनेट वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है ये वर्ड, पूछा जा सकता है, और किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था वो भी हमने देख लिया। देन नेक्स्ट एक चीज़ है, एक टर्म है विद किचन कैबिनेट। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये एक्चुअल में रियल सेंटर ऑफ पावर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कैबिनेट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे भी स्ट्रॉन्ग है किचन कैबिनेट, जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है। उसमें जो पीएम के क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, वो सब हो सकते हैं। एंड वो रियल सेंटर ऑफ पावर होते हैं जो कि एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग पॉलिसी मैटर्स टू पीएम। नेक्स्ट इज कैबिनेट कमेटीज़। तो ये याद रखना है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ये कैबिनेट कमेटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। एंड ये मेंशन है रूल्स ऑफ बिजनेस में, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ हाउसेज, वहाँ पे मेंशन है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इतना याद रखना है। 2 टाइप्स ऑफ कमेटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। एडहॉक मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाएंगे कुछ टाइम के लिए, एंड जब वो पर्पज़ हो गया ख़त्म तो उसको डिसॉल्व कर देंगे। स्टैंडिंग मतलब वो परमानेंट रहती है, उनका प्रॉपर एक टाइम पीरियड रहेगा। देन याद रखना है, कैबिनेट कमेटीज आर सेटअप बाय पीएम, नॉट प्रेसिडेंट, याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पीएम जो है वो सेटअप करते हैं कैबिनेट कमेटीज़। देन याद रखना है कि पीएम जो है वो खुद कौन कौन सी कमेटीज चेयर करते हैं, एंड कुछ कमेटीज जो हैं कैबिनेट कमेटीज वो कोई और भी जो मिनिस्टर्स हैं वो चेयर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे पीएम चेयर करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये कैबिनेट कमेटीज़ जो हैं ये पीएम चेयर करते हैं। एंड जो कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो होम मिनिस्टर जो हैं वो चेयर करते हैं। एंड कमेटी ऑन एकोमोडेशन ये डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फैक्चुअल है थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज अपर हाउस राज्यसभा, एंड लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल। प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं पार्लियामेंट के, बट वो ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ना ही पार्लियामेंट की मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो बस, लेकिन वो तब भी इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का मैक्सिमम कॉम्पोजिशन कहा गया है 250 रहेगा, जिसमें 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, एंड 238 जो है वो रहेंगे स्टेट्स एंड यूटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन आएगी। एंड राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्शंस होती हैं इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो यूटी से कितने जो एमपीज़ हैं वो चूज़ होके आएंगे, या फिर स्टेट्स के जो एमएलएस हैं वो कितने एमपीज़ को चूज़ करेंगे, वो सब जो सारी सीट्स हैं वो इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को दी जाती हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, अदरवाइज ये लेंथी हो जाएगा वीडियो। सो याद रखना है कि एक तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। लोकसभा डिसॉल्व होती है बट राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, उनका कोई टर्म नहीं होता है, वो परमानेंट हाउस है। इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 ईयर्स का टर्म होता है। तो अगर स्टेटमेंट आता है कि राज्यसभा का टर्म जो है 6 ईयर्स है, वो गलत हो जाएगा। राज्यसभा की मेंबर्स का टर्म है 6 ईयर्स, ठीक है। एंड ये जो टर्म 6 ईयर्स मेंशन करा है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये पार्लियामेंट ने डिटर्मिन करा है कि हाँ 6 साल का इनका टर्म रहेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि टर्म जो है मेंबर्स की वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड हर सेकेंड ईयर क्या होता है, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 मेंबर्स जो है राज्यसभा से रिटायर होते हैं, एंड एवरी थर्ड ईयर जो है वो दोबारा से इलेक्शन होती है। एंड याद रखना है कि जो फर्स्ट बैच रिटायर हुआ था राज्यसभा का, तो वो लॉटरी सिस्टम से रिटायर किया गया था। लॉटरी से डिसाइड करा गया था कि हुम टू रिटायर, एंड ये जो रिटायरमेंट प्रोविजन है वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। देन अगर हम देखें, हमने कॉम्पोजिशन देखा, मैक्सिमम बोला गया है कि 250 रहेगा स्ट्रेंथ, एट प्रेजेंट कितना है 245, उसमें से 12 तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, देन 4 यूटी से हैं, एंड 229 जो है वो स्टेट से हैं। एंड 4th शेड्यूल में जो है वो मेंशन करा है कि राज्यसभा में किन स्टेट्स को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी है।
एंड ये प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, जैसे यूपी में मोर देन 30 सीट्स है, त्रिपुरा में जस्ट 1 सीट मिली है त्रिपुरा को, तो उस तरीके से पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होगा किसकी कितनी सीट्स हैं। एंड जो रिप्रेजेंटेशन है यूटीज़ की, उसके लिए स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है। और सिर्फ यूटी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, जे.एंड.के जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो उनके जो एमएलएज होंगे वो चूज़ करते हैं आगे, फाइन। और इसके लिए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी ध्यान में रखना है। एंड यूएस का जो सीनेट होता है वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, बट इंडिया में जो राज्यसभा है वहाँ पे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 552। 2 जो है वो एंग्लो इंडियन से पहले, बट अभी वो उस चीज़ को डिलीट कर दिया है। 530 जो है वो स्टेट से रहेंगे, 20 यूटी से एंड 2 एंग्लो इंडियन से, जो कि नॉमिनेट करने थे प्रेसिडेंट ने। बट अभी 104th अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग ये जो 2 एंग्लो इंडियंस का सीट्स थी इसको एबॉलिश कर दिया एंड इनकी जगह ये जो 2 सीट्स है वो एससीज को रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, ठीक है। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, लोग खुद चूज़ करते हैं अपने जो भी मेंबर्स होते हैं। प्रेजेंटली 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, मतलब 7 कम है। और इसमें 15 जो है वो यूटीज़ को है और बाकी 530 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिली है। वोटिंग एज पहले 21 होती थी, फिर 18 ईयर्स की थी बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। ये भी क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है यूपीएससी में, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज को कम करा था, ये भी चीज़ याद रखनी है। देन यूटीज़ जो है उनको यूटी के लिए अलग से एक्ट लाया था पार्लियामेंट में, तो उसमें ये कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे सारी यूटीज़ में, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं कि डिसॉल्व कौन कर सकता है लोकसभा को, तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। एंड ये इन्होंने जो डिसॉल्व किया है इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते आप कोर्ट में। एंड जब नेशनल इमरजेंसी होती है कंट्री में, ये हमने लास्ट वीडियो में भी करा था, जब नेशनल इमरजेंसी चल रही होती है तब लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी इंक्रीज फॉर 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप किसी भी इंडेफिनिटली पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोकसभा की जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बट एट अ टाइम आप उसको 1 ईयर बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर उसको रीन्यू करना पड़ेगा एंड फिर दोबारा आप उसको 1 साल के लिए टर्म उसका बढ़ा दोगे। देन रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। तो लोकसभा में जो सीट्स दी जाती हैं स्टेट्स को, तो उसको अलोकेट जो करना होता है हर सेंसस के बाद ये चेंज होता है। डिविजन ऑफ टेरिटरीज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं वो भी हर सेंसस के बाद में इसको रीएडजस्ट करते हैं। बट कुछ अमेंडमेंट्स के थ्रू ये चीज़ें फ्रीज करी गई थी, जैसे कि 84th अमेंडमेंट एक्ट, उसने एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये जो ऊपर वाला है कि कितनी स्टेट्स को, कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलनी है लोकसभा में, तो ये चीज़ फ्रीज कर दी गई थी अप टिल 2026 सेंसस। अब जो नेक्स्ट 2026 का सेंसस आएगा उसके बाद ये सीट्स कितनी किस स्टेट को मिलनी है वो चीज़ चेंज होगी, ठीक है। देन 87th अमेंडमेंट एक्ट है, इसने क्या करा था, 2001 सेंसस जो हुआ था उसी के बेसिस पे रिजर्व सीट्स जो है वो उसी के बेसिस पे रहेंगी। एंड जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ है, दैट इज ये जो डिविजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुआ है, तो ये चीज़ जो है 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हुई है। क्या क्लियर हुआ यहाँ से, 84th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि जो अलोकेशन ऑफ सीट्स हैं टू स्टेट्स वो फ्रोज रहेगी अप टिल 2026 सेंसस, ठीक है। एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो एमपी की क्वालिफिकेशंस क्या होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें मेंशन है एंड कुछ पार्लियामेंट ने भी जो है क्वालिफिकेशंस बताई है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि सिटीजन ऑफ द कंट्री होना चाहिए। राज्यसभा के अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो 30 साल की एज होनी चाहिए, अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने क्या क्या क्वालिफिकेशंस बताई है कि आप किसी भी स्टेट में, पहले ये था कि आपको जिस स्टेट से कंटेस्ट करना है इलेक्शन उसी स्टेट के आप जो है इलेक्टर भी होने चाहिए वहाँ पे, बट ये चीज़ बाद में चेंज कर दी गई थी। एंड अभी क्या है, आप किसी भी इंडिया की किसी भी स्टेट में अगर इलेक्टर हो तो आप फिर कहीं से भी जो है वो चुनाव के लिए खड़े हो सकते हो, ठीक है। एक नोट आप देख लीजिए यहाँ से कि कोई भी पर्सन जो है वो मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से कंटेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ये हमने देख ली क्वालिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। तो डिस्क्वालिफिकेशंस कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशंस दी हैं, कुछ पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का उसके थ्रू कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बताई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, आप अनसाउंड माइंड के हो, एंड वो चीज़ जो है अगर कोर्ट ने जो है उसको कर दिया है सर्टिफाई कि अनसाउंड माइंड के हैं, तब वो डिस्क्वालीफाई होंगे पर्सन। अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, डिस्क्वालीफाई हो किसी पार्लियामेंट्री लॉ में, तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है। देन आरपीए एक्ट में क्या कहा है, अगर आप इलेक्शंस में करप्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करते हो, अगर आपको किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है जिसमें 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा आपको, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में जो है आप डायरेक्टर वगैरह हो
जिसमें गवर्नमेंट का एटलीस्ट 25 शेयर्स हैं, मतलब आपको ऐसी किसी भी कंपनी का जहाँ पे गवर्नमेंट का 25 के करीब शेयर है तो वहाँ पे आप डायरेक्टर या ऐसी किसी पोस्ट पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो ऊपर हमने चीज़ें पढ़ी, ऊपर जो भी क्राइटेरिया पड़ा डिस्क्वालिफिकेशन का, इन बेसिस पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट का फाइनल डिसीजन रहेगा, एंड प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन सीख करते हैं इलेक्शन कमीशन की, ठीक है। एंड ये जो भी डिसीजन ले लिया कि किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता फिर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेक्शन की। तो 10th शेड्यूल में है डिफेक्शन, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था, एंड 91st अमेंडमेंट एक्ट से इसमें कुछ चेंजेस करी गई थी। चेंजेस क्या करी थी, पहले ये बोला जाता था कि अगर 1/3 मेंबर्स जो हैं वो स्प्लिट कर रहे हैं पार्टी को, 1/3 मेंबर्स अगर स्प्लिट कर रहे हैं तो वो फिर जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे क्या होता है नॉर्मली, अगर कोई एक पर्सन जो है, ए पर्सन जो है वो पार्टी 1 को छोड़ के पार्टी बी में चला जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि क्यों डिस्क्वालीफाई होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट जब 1/3 मेंबर्स जो हैं किसी पार्टी के वो अगर चले जाते हैं तो ये पहले कहा जाता था कि नहीं, वो स्प्लिट हो गया है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। बट 91st अमेंडमेंट एक्ट ने ये 1/3 को हटा के 2/3 का कर दिया कि अगर 2/3 मेंबर्स जो है वो मर्ज कर जाते हैं किसी और पार्टी के साथ में, तब आप जो है वो डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अच्छा, अब कब कब जो है वो आप डिफेक्शन के अंडर जो है वो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरली छोड़ देता है, ठीक है। या अगर आप पार्टी की जो विप होती है, डायरेक्शन होती है, उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते हो, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन करते हो, या अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंटली चुनकर आया है वो बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, एंड अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, बट इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिफेक्शन के केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का वो डिसाइड करता है, जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर डिसाइड करेंगे एंड राज्यसभा के केस में चेयरमैन करेंगे। देन की हॉटू हॉलन केस है, इन्होंने कहा था कि ये जो भी डिसीजन रहेंगे स्पीकर के रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन करनी होगी, वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल मेंबरशिप। तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में भी डबल मेंबरशिप अलाउड नहीं है, मतलब आप एक ही टाइम पे 2 हाउसेस के मेंबर्स जो है वो नहीं हो सकते, या एक ही टाइम पे एक हाउस के आपको 2 सीट्स नहीं मिल सकती, ठीक है। तो अगर देखो आपको सिलेक्शन अगर हो जाता है दोनों हाउसेस में, तो आपको 10 दिन के अंदर बताना होगा कि आपने कौन सा हाउस जो है वहाँ पे रहना है, अदरवाइज आपकी जो राज्यसभा की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। हर बार क्या होगा, आपका जो हायर लेवल का, ऐसा समझ लो जब भी आपकी 2 सीट्स मिलती हैं, जो भी आपकी हायर सीट होगी ना, हायर हाउस में, अपर हाउस में, या हायर कोई भी चीज़ वाली सीट होगी, तो वो चीज़ आपकी चली जाएगी अगर आपने प्रॉपर टाइम में डिसीजन नहीं लिया। तो यहाँ पे 10 दिन का टाइम होता है अगर लोकसभा राज्यसभा में है और राज्यसभा की सीट वैकेंट होती है। अगर आप एक हाउस के ऑलरेडी मेंबर हो, किसी दूसरे हाउस में भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप सही टाइम पे बताते नहीं हो कि मुझे कौन से हाउस में रहना है, तो आपकी फर्स्ट वाली सीट यहाँ पे वैकेंट होगी, ठीक है, फर्स्ट सीट यहाँ पे वैकेंट होगी। अगर आप एक ही हाउस की 2 सीट्स आपको मिल जाती है, मान लो लोकसभा में ही आपको 2 सीट्स मिल गई, तो आप एक चूज़ कर लो, वरना दोनों ही खाली हो जाएंगी, ठीक है। एंड अगर आपकी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में अगर एक एक सीट आपको मिल जाती है, तो आपके पास 14 डेज होते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, अदरवाइज आपकी पार्लियामेंट की सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कोई मेंबर्स जो हैं वो सारी ही मीटिंग से एब्सेंट है पार्लियामेंट की फॉर कंटिन्यूसली 60 डेज, ठीक है, विदाउट परमिशन, एंड उस 60 डेज में मतलब जो 4 दिन का कंटिन्यूसली कोई हॉलीडे आ रहा है, या 4 दिन के लिए कंटिन्यूसली अगर प्रोरोग करा हुआ है हाउस को, तो वो वाले दिन जो है वो काउंट नहीं होंगे, बट अदरवाइज जो है आपकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हो। नेक्स्ट इज इफ़ अ डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज इलेक्टेड एज MP। तो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर नहीं है, ये जहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है ना, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो अगर कोई भी डिस्क्वालीफाइड पर्सन इलेक्ट हो जाता है MP में, सॉरी एज MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया है टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड। तो ये RP एक्ट में लेकिन हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि वो इलेक्शन को जो है वॉइड कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट लेती है, मतलब अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की कुछ इलेक्शंस में डिस्प्यूट आते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, ठीक है। एंड अपील जो है वो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगी। एंड इनको जो पेंशन मिलती है MPs को, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोविज़न है ऐसा कुछ, पार्लियामेंट ने ये प्रोविज़न बनाया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो लोकसभा में पहले देखते हैं, लोकसभा में स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। एंड पहले ये देख लो कि दोनों ही हाउसेस में कोई भी एक मीटिंग आपको करनी है कन्वीन, उसके लिए कम से कम 1/10 मेंबर्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए बोथ हाउसेस में, 1/10 ही लोकसभा में भी, 1/10 ही राज्यसभा में भी, जब भी वहाँ पे मीटिंग होनी है,
जैसे लोकसभा में 1/10 कितने हो जाएंगे, 55 मेंबर्स, एंड राज्यसभा में 25। अच्छा, अब अगर स्पीकर की हम बात करते हैं तो स्पीकर का ओहदा जो है 7th रैंक होता है अलॉन्ग विद CJI, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर से भी इनका रैंक जो है वो हाई होता है, एक्सेप्ट PM एंड डेप्यूटी PM, अदरवाइज इनका कैबिनेट मिनिस्टर से भी रैंक ज़्यादा होता है। अब स्पीकर जो है उनको इलेक्ट किए जाते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं, एंड उन्हीं अपने मेंबर्स के बीच में से ही उनको इलेक्ट करना होता है कोई पर्सन एज अ स्पीकर, एंड स्पीकर की जो डेट ऑफ इलेक्शन होती है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग दी लोकसभा लाइफ, तो लोकसभा की जितनी भी लाइफ रहेगी उसी दौरान जो है वो स्पीकर का भी जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उतना टाइम पीरियड रहेगा। बट अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, बट इट डज नॉट मीन कि स्पीकर को भी वेकेट करना पड़ेगा सीट, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है, जब लोकसभा अगर डिसॉल्व होती है तो स्पीकर को अपना ऑफिस वेकेट नहीं करना पड़ता, एंड ही और शी कंटिन्यूज टिल न्यू लोकसभा मीट्स, ठीक है। जो भी न्यूली अपॉइंटेड इलेक्टेड लोकसभा होगी, जब तक उनकी मीटिंग नहीं होती तब तक वही स्पीकर जो वो कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर उन्हें रिज़ाइन करना है तो डेप्यूटी स्पीकर को रिज़ाइन करेंगे। इनका रिमूवल प्रोसेस क्या है, 14 डेज का पहले आपको नोटिस देना होता है। अगर आपने इनको रिमूवल रेजोल्यूशन इनका लाना है तो 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आप जो इनको रिमूव कर सकते हो। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, ठीक है। एंड जब रिमूवल प्रोसीजर जो है वो चल रहा है उसके टाइम पे स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकते, हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं, प्रिसाइड नहीं कर सकते, एंड वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट नहीं होता उनका, मतलब कि नॉर्मल जैसे बाकी मेंबर्स वोट करते हैं वैसे वो वोट करेंगे, बट जैसे टाई हो जाता है किसी सिचुएशन में तो उनके पास वो कास्टिंग वोट नहीं रहता। देन अगर आप इन्हीं के साथ हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था, वो डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देते हैं अपना, यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को देंगे, क्यों, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट हमने पीछे पढ़ा ना, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं अपना। एंड जब उनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा होता है, ही और शी कैन नॉट इवन वोट। यहाँ पे क्या है, वो नॉर्मल मेंबर की तरह वोट कर सकते हैं स्पीकर, बट राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो नहीं कर सकते वोट, एंड वहाँ पे इफेक्टिव मेजॉरिटी थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है पीछे। नेक्स्ट पावर ऑफ स्पीकर अगर हम देखते हैं तो प्रिसाइड करते हैं वो जॉइंट सिटिंग, जो कि प्रेसिडेंट बुलाते हैं। जॉइंट सिटिंग कौन कॉल करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। उनको प्रिसाइड कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, वो कभी भी इसको चेयर नहीं करते। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, एंड उनका डिसीजन इसमें फाइनल रहता है। एंटी डिफेक्शन के केस में अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो वो भी स्पीकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन ये 3 इंपॉर्टेंट जो कमेटीज उनको चेयर करते हैं, एंड एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसको भी स्पीकर चेयर करते हैं। कमेटीज कौन कौन सी है जिनको ये चेयर करते हैं, जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी। रख लेना है ये, जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी, तीनों ही चेयर करते हैं स्पीकर। नेक्स्ट इज डेप्यूटी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर जो है इनको स्पीकर की इलेक्शन के बाद में इलेक्ट किया जाता है। इनकी जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो स्पीकर डिसाइड करेंगे, ये सबॉर्डिनेट नहीं होते स्पीकर के। एंड इफ़ अ मेंबर ऑफ, अगर ये मेंबर ऑफ किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन बन जाते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये हर जगह ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगर किसी कमेटी के मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन बन जाते हैं, मतलब जिनका सबसे बड़ा होता होगा उस मेंबर्स में, उस पूरी कमेटी में, तो ऑब्वियसली वही प्रिसाइड करेंगे उस कमेटी को। देन ये कन्वेंशन नहीं है, याद रखना है, ये किसी भी रूल्स में मेंशन नहीं है, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी से रहेंगे एंड डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी से रहेंगे, ठीक है, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी से। डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो है वो सेपरेट ओथ नहीं लेते हैं, वो सिंपली एज एन MP ही ओथ लेते हैं। देन ये जो ऑफिस हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था उनके अंडर बनाए गए थे 1921 में। देन यहीं पे कुछ फैक्ट्स भी हैं। फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर जो है वो कौन थे इंडिया के, विट्ठल भाई पटेल जो है वो फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। आप मुझे बताएं सच्चिदानंद सिन्हा जो है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब मीटिंग्स होती थी वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है, वो कौन थे। देन अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट स्पीकर कौन थे, GV मावलांकर। एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, तो A अयंगर जो है ये थे। नेक्स्ट पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्या होते हैं, अभी तक हमने स्पीकर पढ़ा, डिप्टी स्पीकर पढ़ा, एंड सिमिलरली वो भी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन भी पढ़े राज्यसभा का। अब हम पैनल ऑफ चेयरपर्सन पढ़ेंगे बोथ इन लोकसभा एंड इन राज्यसभा। फर्स्टली ये इलेक्टेड बॉडी नहीं होती है, इनको स्पीकर या चेयरमैन जो है वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्टेड नहीं होते ये। डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, फाइन। देन ये प्रिसाइड करते हैं, मतलब एनी वन ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो हैं वो प्रिसाइड करते हैं हाउस पे जब भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, क्योंकि जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो डिप्टी स्पीकर बैठ जाएंगे, बट जब वो भी एब्सेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन से किसी एक पर्सन को वहाँ पे बुलाएंगे प्रिसाइड करने के लिए। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है,
जब वैकेंसी होती है ना इन दोनों की, तब नहीं ये प्रिसाइड कर सकते, ये सिर्फ तभी प्रिसाइड कर सकते हैं जब एब्सेंट होंगे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। एंड ये कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, रूल्स ऑफ हाउस में ये मेंशन है। देन जब वैकेंट होते हैं, मतलब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की पोजीशन वैकेंट है, तब पैनल ऑफ चेयरपर्सन तो प्रिसाइड नहीं कर सकते, तो तब प्रेसिडेंट जो है वो हाउस के किसी भी एक मेंबर को अपॉइंट कर सकता है प्रिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज स्पीकर प्रोटम। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। ये सीनियर मोस्ट मेंबर जो है उन्हीं को, हाउस का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उनको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट ही उनको ओथ भी दिलवाते हैं। एंड ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। एंड सारे ही जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको ओथ भी दिलवाएंगे, एंड ही और शी विल ऑल्सो एनेबल द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट इज, दोनों हाउसेज में ना एक सेक्रेटेरिएट भी होता है उनका, विच इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल, एंड स्पीकर और चेयरमैन जो है उनको हेड नहीं करते हैं, सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ द हाउस। तो लीडर ऑफ द हाउस जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, फॉर्मली अपॉइंट नहीं किए जाते ये। रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा है कि लीडर ऑफ हाउस पीएम रहेंगे, एंड राज्यसभा के रूल्स में लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर या एमपी नॉमिनेटेड बाय पीएम वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे। मतलब लीडर ऑफ द हाउस दोनों के होंगे ना, राज्यसभा के में भी एक लीडर होगा, एक जो है वो लोकसभा में भी होंगे, तो उस तरीके से। देन अगर हम बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन की, ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, याद रखना है। यहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस की पोस्ट स्टैट्यूटरी नहीं है, बट लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट है वो स्टैट्यूटरी है। एंड जनरली ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो है उनके लीडर किए जाते हैं चूज। एंड यूके में एक शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। शैडो कैबिनेट मतलब अपोजिशन जो है, अपोजिशन पार्टी, वो ये कैबिनेट बनाती है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं विप पे, तो विप क्या होता है, एक तरह की ये पार्टी जो है वो डायरेक्शन देती है अपने मेंबर्स को। एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने मेंबर्स को डायरेक्शन देती है कि हमको इस तरीके से चलना है, उनकी अटेंडेंस इंश्योर करना, उनका बिहेवियर रेगुलेट करना, एंड अगर वो नहीं मानते बात तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं ये पार्लियामेंट है, सॉरी, ये बेस्ड ऑन दी कन्वेंशन ऑफ प्रेसिडेंट है, सॉरी पार्लियामेंट है, तो कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है। ऐसा कुछ उनका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, या फिर रूल्स ऑफ हाउस में नहीं है, किसी पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में नहीं है, कन्वेंशन बेस्ड है ये। एंड बस यही चीज़ें थी इनमें, ये आप प्लीज़ करेक्शन कर लेना, प्रेसिडेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सेशंस। तो पार्लियामेंट्री सेशंस क्या होते हैं? फर्स्टली ये देखो कुछ टर्म्स हैं, समन करते हैं प्रेसिडेंट को, सॉरी पार्लियामेंट को समन करना मतलब कि उनका सेशन के लिए समन करना। पार्लियामेंट में 3 तरह के सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो जब सेशन बुलाना होता है वो प्रेसिडेंट बुलाएंगे, ठीक है। एंड ऐसा जनरली होता है कि पार्लियामेंट को 1 साल में 2 बार मिलना होता है। एंड ये भी कहा जाता है कि इनकी मीटिंग में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन में। देन एडजर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, अच्छा पहले हम प्रेसिडेंट का देखते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं। देन अगर प्रोरोग करना है, प्रोरोग करना मतलब कि ये जो सेशन है, सेशन को अगर ख़त्म करना है, टर्मिनेट करना है, तो वो भी प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। पी से पी याद रख लो, प्रोरोग कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब ये सेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं। एंड ये प्रेसिडेंट जो है एक नोटिफिकेशन से टर्मिनेशन ऑफ सेशन करते हैं। डिसॉल्व करना है अगर लोकसभा को, वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। देन अगर हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं, एडजर्नमेंट में स्पीकर करते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई ये भी स्पीकर करते हैं। इसमें एक सिटिंग को, सेशन को नहीं, ओनली एक सिटिंग को, एक सेशन में बहुत सारी सीटिंग होती है पार्लियामेंट की, ठीक है, तो एक सिटिंग को जब टर्मिनेट करना है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, वो स्पीकर करते हैं एडजर्नमेंट के थ्रू। एंड जब स्पेसिफाइड टाइम नहीं मेंशन करा होता है तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, तो ये भी स्पीकर ही करते हैं। अब अगर देखो लोकसभा को अगर आपने डिसॉल्व कर दिया तो जितने भी बिल्स, मोशंस, रेजोल्यूशंस एट्सेट्रा पेंडिंग होंगे बिफोर लोकसभा वो सब लैप्स हो जाएंगे। बट कुछ बिल्स हैं जो कि अभी कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस ने एग्जामिन करने हैं, वो लैप्स नहीं होते, ये एक्सेप्शन है, याद रखनी है। देन कुछ ऐसे बिल हैं जो लोकसभा के डिसॉल्व होने पे लैप्स होते हैं, कुछ है जो नहीं होते हैं, वो देख लेते हैं। देखो कौन कौन से लैप्स होंगे। कोई भी बिल जो कि लोकसभा ने पास कर दिया है, ठीक है, एंड वो अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेज दिया है, तो वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो उन्होंने जो बिल पास करा है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लैप्स हो जाएगा। देन कोई ऐसा बिल जो कि लोकसभा में पेंडिंग है, तो अगर लोकसभा में कोई भी बिल पेंडिंग है वो भी लैप्स कर जाएगा, फाइन। अब कौन से बिल लैप्स नहीं करेंगे? तो देखो जहाँ जहाँ भी प्रेसिडेंट आ जाएंगे ना, तो वो बिल लैप्स नहीं करेंगे। जब प्रेसिडेंट ने किसी बिल को सुलझाने के लिए, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जॉइंट सिटिंग बुला रखी है, या फिर जब दोनों हाउसेस ने बिल पास कर दिया है बट वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए पेंडिंग है, मतलब जहाँ पे भी प्रेसिडेंट का जिक्र आ जाएगा ना, वो लैप्स नहीं होंगे। देन जब प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न करा है फॉर रिकन्सिडरेशन,
और लास्ट क्या है कि पेंडिंग है राज्यसभा में वो बिल, बट लोकसभा ने पास नहीं करा है, ठीक है। मतलब राज्यसभा में ये पेंडिंग है बिल, लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है, ठीक है। लोकसभा में ना ही पेंडिंग है ना ही पास हुआ है, तो मतलब यहाँ पे लोकसभा का रोल ही नहीं आया। तो लोकसभा चाहे डिसॉल्व करो चाहे नहीं करो, इस बिल को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो लैप्स नहीं होगा। द नेक्स्ट इज, तो लैंग्वेज इन पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा है कि हिंदी एंड इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट रहेगी, बट अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहें तो वो मदर टंग को भी यूज़ करना अलाउ कर सकते हैं। एंड हिंदी जो है वो तो हमेशा ही रहेगी, बट इंग्लिश के लिए उस टाइम कहा गया था कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 15 ईयर्स तक जो है इंग्लिश चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। बट बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में आता है, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश भी कंटिन्यू करेगी अलॉन्ग विथ हिंदी। नेक्स्ट इज लेम डक सेशन, बस टर्म पता होनी चाहिए क्या है। तो ये लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जो है वो आ चुकी है, मतलब न्यू लोकसभा इलेक्ट हो चुकी है, तो पुरानी जो अभी जाने वाली है लोकसभा वो एक लास्ट सेशन करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेम डक सेशन। अब डिवाइसेस क्या होती हैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के लिए, तो क्वेश्चन और होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है, 0 आवर है, ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन और क्या होता है, ये फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का 11 AM to 12 PM, तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। एक होते हैं स्टार क्वेश्चंस, स्टार क्वेश्चंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी ओरल डिस्कशन भी अलाउड होती है। अगर अनस्टार्ड क्वेश्चंस होंगे मतलब कम इंपॉर्टेंट है, तो उनका सिर्फ रिटर्न में ही आंसर मिलेगा आपको। जब ओरल है तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, रिटर्न में आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें 0 आवर, तो क्वेश्चन आवर जैसे ही खत्म होगा 0 आवर स्टार्ट हो जाएगा, एंड जब तक आपका एजेंडा जो है उस दिन का वो स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक 0 आवर चलेगा, ठीक है। ये आफ्टर क्वेश्चन आवर होता है, इनफॉर्मल डिवाइस है, इंडियन इनोवेशन है, किसी भी रूल्स ऑफ पार्लियामेंट में नहीं मेंशन करा हुआ है, एंड इसके लिए कोई प्रायर नोटिस भी नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये जब कोई एक ऑपोजिशन मेंबर जो है वो ये जो है डिवाइस का यूज़ करता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि हाउस में ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, ठीक है, या हाउस जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा प्रॉपर्ली, एंड इन चीज़ पे कोई डिबेट अलाउड नहीं है, फाइन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्पेशल मेंशन, तो स्पेशल मेंशन मतलब ये एक याद रखनी है आपको चीज़ कि स्पेशल मेंशन ये सिर्फ राज्यसभा में अवेलेबल है, इसी चीज़ को लोकसभा में नोटिस कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई अगर ऐसा मैटर है जो स्पेशल मेंशन जिसको रिक्वायर्ड है, जिसको अलग से डिस्कशन के रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे होता है, एंड स्पेशल मेंशन जो है राज्यसभा के लिए यूज़ होता है टर्म, एंड इसी चीज़ को लोकसभा में नोटिस कहते हैं। नेक्स्ट हाफ एन आवर डिस्कशन होती है, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। देन कुछ मोशंस होते हैं और रेजोल्यूशंस होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। अभी मोशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर है उसको डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट अगर आपने कंसेंट ले रखी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। देन मोशंस जो है वो 3 तरह की हो सकती है, सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन एंड सब्सिडियरी मोशन। सब्सटैंटिव मोशन मतलब किसी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे बात करनी है, एक इंडिपेंडेंट मैटर है उस पर बात करनी है, जैसे कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हैं प्रेसिडेंट की, तो ऐसा कोई बहुत ही सब्सटैंटिव मैटर है, उसके लिए अलग से एक मोशन पास करनी पड़ती है। देन सब्स्टिट्यूट मैटर मतलब कोई ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है, उसी का सब्स्टिट्यूट, उसी में कुछ चेंजेस करनी है या फिर उसी का एक ऑल्टरनेटिव आपने प्रपोज करा, ठीक है। सब्सिडियरी मतलब एक कोई आपका मोशन चल रहा है तो उसी के रिगार्डिंग ये भी एक छोटा सा पार्ट है, उसी में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, ये या तो उसको सुपरसीड करेंगे या उसी में कुछ ऐड करेंगे या उसमें कुछ अमेंडमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज, अच्छा अब देखो ये मोशन जो है में कुछ चीज़ें आती हैं जैसे क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन मतलब कि डिबेट को क्लोज करो, कट शॉर्ट करो उसको, इसमें सिंपल क्लोजर मोशन आती है, ठीक है। सिंपल क्लोजर मोशन मतलब कि सिंपली थोड़ा सा डिस्कस किया और बात खत्म, वोटिंग कर दी, बिल जो है वो पास कर दिया। सेकेंड होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, मतलब एक जो बिल है बहुत ही लेंथी डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है, तो उसको उसके कुछ पार्ट्स जो है उनको डिस्कस करके उन पर वोटिंग कर लो, और ये हो गया क्लोजर बाय दिस कंपार्टमेंट्स, ठीक है, मतलब पार्ट्स में आपने बिल को डिवाइड कर दिया, उस पर सेपरेट पार्ट्स पे वोटिंग करवाई। देन कंगारू क्लोजर क्या होता है, इट मीन्स इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्लॉजेस होते हैं उन्हीं की डिबेट होती है, उन्हीं पे वोटिंग किया जाता है, लेकिन जो अनडिस्कस्ड क्लॉजेस हैं उनको ऐसा मान लिया जाएगा कि ठीक है दे आर डीम्ड टू बी पास्ड, जबकि उनको पास नहीं करते, उन पर वोटिंग नहीं होती, दे आर डीम्ड टू बी पास्ड ऐसे ही,
ठीक है। तो ये मतलब कंगारू क्लॉजेस जो हैं, बड़े बड़े क्लॉजेस जो हैं, उनको डिबेट करेंगे, उनको वोट करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे, बाकी को ऐसे पास कर देंगे। नेक्स्ट इज गिलेटिन क्लोजर। इसमें क्या होता है, जो अनडिस्कस क्लॉज होते हैं ना, उन पे भी वोटिंग करवाई जाती है। डिस्कस नहीं किया तभी वोटिंग करवा दी। दोनों में फ़र्क क्या है, कंगारू वाले में सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है उनको डिस्कस करके वोट करते हैं, अनडिस्कस वालों की वोटिंग नहीं होती, उनको ऐसे ही पास कर देते हैं। बट गिलेटिन में जो अनडिस्कस है उन पर भी वोटिंग होती है। ये डिफरेंस है इसमें। कॉलिंग अटेंशन मोशन जीरो आवर की तरह ही एक इंडियन इनोवेशन है, बट अनलाइक जीरो आवर इट इज़ मेंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, जबकि जीरो आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडजर्नमेंट मोशन की। एडजर्नमेंट मोशन क्या है, ये जब आपने एक एडजर्न कर रहे हो आप, ठीक है, मतलब हाउस के जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है उनको आप इंटरप्ट कर रहे हो, उसको एडजर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कोई डेफिनेट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो, उसी के लिए आप ये कर सकते हो, हाउस की प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट कर सकते हो। एंड 50 मेंबर्स का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस को, नॉर्मल बिजनेस को आप इंटरप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम 50 मेंबर्स की सपोर्ट होनी चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में यूज़ होता है, राज्यसभा में नहीं यूज़ होता। फाइन। एंड अगर ये इंपॉर्टेंट मैटर है तो मिनिमम इस पर 2.5 आवर की डिस्कशन होनी चाहिए। लिमिटेशंस क्या है, इसमें आप एक से ज़्यादा मैटर डिस्कस नहीं कर सकते। जो एक मैटर बोला है, लिखा है ना डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो एक ही मैटर आपको डिस्कस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। देन कोई ऐसा मैटर आप डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे जो कि कोर्ट की एजुडिकेशन के अंडर है। एंड कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं रेज कर सकते जो कि आप किसी और मोशन में रेज कर सकते थे। ठीक है, मतलब अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो कहने का इसका मतलब है। नेक्स्ट इज सेंसर मोशन। सेंसर मोशन पहले आप इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन कर लेते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। एंड अगर पीएम जो है वो राज्यसभा से हैं तो वो भी इस मोशन में वोट नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही वोट करेंगे इसमें। आर्टिकल 75 में जैसे हमने पढ़ा था कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये वही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा पास करती है अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड यहाँ पे भी 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए। एंड अगर ये पास हो जाती है तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिजाइन, उनको करना ही पड़ता है रिजाइन। ठीक है, अगर ये पास हो जाता है। अब आते हैं सेंसर मोशन पे। ये भी थोड़ा सा इसकी तरह है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपने पास कर दिया, आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे रीजन देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी सेंसर कर सकते हो या ग्रुप के अगेंस्ट भी, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी। यहाँ पे आप कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट करते हो। सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जरूरी नहीं है कि वो रिजाइन कर दे, बट यहाँ पे उनको रिजाइन करना पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स की अगर हम बात करते हैं, ये हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं। पहले तो प्रेसिडेंट जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स जो है उनके रिगार्डिंग एक टर्म है। फर्स्ट सेशन जब होता है एवरी जनरल इलेक्शन के बाद में, एंड हर एक फिजिकल ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है, दीज टू आर एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट। एंड उसमें वो जो भी पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स होते हैं लास्ट ईयर के एंड अपकमिंग ईयर के, उनको डिस्कस करते हैं एंड इसको मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं। फिर लास्ट में वो मोशन ऑफ थैंक्स करते हैं। फिर उस मोशन को इट इज़ पुट टू वोट, एंड अगर वो जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो पास हो जाती है तब तो ठीक है, मतलब लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज से खुश हैं, अग्री कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होती, इट मीन्स डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज नो डे येट नेम्ड मोशन। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई दिन नहीं बताया कि हम इस मोशन पे डिस्कस करेंगे, बट हाँ बोल दिया कि हाँ कभी तो डिस्कस करेंगे। इसमें स्पीकर जो है वो कंसल्ट करता है लीडर ऑफ द हाउस से या फिर बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल से, और 1 या 2 दिन जो है अलॉट करता है इस मैटर के डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशंस। तो रेजोल्यूशंस जो है प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हो सकता है, या स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन हो सकता है। प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं, वो मेंबर जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मतलब एमपी है बट ही इज़ नॉट अ मिनिस्टर। ठीक है, वो होते हैं प्राइवेट मेंबर। अगर प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन है, उसको 1 मंथ का नोटिस जो है वो देना पड़ता है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में। एंड ये डिस्कस होते हैं ओनली ऑन ऑल्टरनेट फ्राइडेज, एंड दैट टू ओनली इन द आफ्टरनून। ठीक है, बट अगर कोई गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है वो मंडे टू थर्सडे पूरा डिस्कस करते चलो, कोई इशू नहीं। एंड यहाँ पे सिर्फ 7 दिन का नोटिस देना होता है। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन जो है प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन मतलब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे डिस्कस करना है या फिर किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पे डिस्कस करना है, तो वो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कहेंगे उसको। नेक्स्ट अगर हम देखें कि लॉ कैसे बनता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, तो अगर हम ऑर्डिनरी बिल्स की बात करते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं, मनी बिल नहीं, बाकी जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड होती है, थर्ड होती है। जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें डिस्कशन कोई नहीं होता। फर्स्ट रीडिंग में बस यही होता है कि उसको पब्लिश करते हैं गैजेट में।
डिस्कशन कोई नहीं होता। फिर सेकंड रीडिंग आती है, उसमें डिटेल स्क्रूटिनी होती है और अमेंडमेंट वगैरह दी जाती है। बिल अज्यूम्स फाइनल शेप। इसमें 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट जनरल डिस्कशन होता है, तो जनरली डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कमेटी स्टेज क्या होती है, यहाँ पे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होती है एंड इवन अमेंडमेंट भी यहाँ पे प्रपोज कर दी जाती है। एंड लेकिन आप अमेंडमेंट करो, उसको चेंज करो, बट उसके जो बेसिक प्रिंसिपल है उस बिल के वो चेंज नहीं होने चाहिए। देन कंसिडरेशन स्टेज आती है। इट मीन्स क्लॉज, हर एक क्लॉज को जो है वो डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे भी एंड वोट की जाएंगे। कमेटी स्टेज में डिस्कशन होता है और अमेंडमेंट होता है। कंसिडरेशन में वोटिंग की जाती है एंड अडॉप्ट किया जाता है, वोट किया जाता है सेपरेटली हर एक क्लॉज। एंड अमेंडमेंट्स जो है यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जब थर्ड रीडिंग होती है तब मतलब कि हाउस है वो एक्सेप्ट करेगा बिल को या रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट सिर्फ ये सेकंड स्टेज जो है यहाँ पे कर सकते हैं। एंड सेम जब यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो फिर सेकंड हाउस में जाएगा, वहाँ पे भी ये सारी सेम चीज़ें होंगी। तो फिर बाद में जो है प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद में बिल पास हो जाएगा। ऑल्सो याद रखते हैं कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करना होता है, दैट इज मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं मनी बिल पे। तो आर्टिकल 110 में आते हैं मनी बिल्स। ये हमेशा एक गवर्नमेंट बिल होता है, ठीक है, मतलब पब्लिक बिल होता है, या वी कैन से कि किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस करा होता है। देखो कोई भी बिल जो है वो मनी बिल कब होगा, जब उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है एक्सपेंडिचर होंगे, रिसीप्स होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इन सब से डील कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कोई टैक्स इम्पोज करना चाहती है, तो ये सारे मनी बिल्स होंगे। अब मनी बिल कौन सा नहीं है, अगर कोई ऐसा बिल है जो कि फाइन्स इम्पोज करना चाहती है, लाइसेंसेस या सर्विसेज के लिए फीस इम्पोज करना चाहती है, या लोकल अथॉरिटी कोई टैक्स इम्पोज कर रही है, तो वो मनी बिल नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ लोकल अथॉरिटी है इसलिए टैक्स जो है वो जो भी ये चीज़ जो है लोकल अथॉरिटी कर रही है, इसीलिए वो मनी बिल नहीं आएगी। देखो मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड दैट टू विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब आप लाते हो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसी भी हाउस में। आप मुझे बताएं क्या वहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए होती है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं भी देखो अपने लास्ट लेक्चर का कुछ याद हुआ है आपको कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने देखा सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करेंगे एंड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से। 14 डेज का टाइम होता है जब ये राज्यसभा में भेजते हैं, 14 दिन का उनको टाइम देते हैं कि आपको जो भी रिकमेंडेशन देनी है वो दो। वो रिजेक्ट नहीं कर सकती और अमेंड भी नहीं कर सकती, बस रेकमेंड कर सकती है। एंड अगर उन्होंने 14 डेज के अंदर कुछ नहीं किया तो ऐसा माना जाता है कि ठीक है उन्होंने पास कर दिया राज्यसभा ने। सारी पावर जो है वो यहाँ पे लोकसभा के पास होती है मनी बिल की। एंड बाद में प्रेसिडेंट जो है वो या तो असेंट देंगे या विदहोल्ड करेंगे असेंट, रिटर्न नहीं कर सकते रिकन्सिडरेशन के लिए। ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसको बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल बिल्स। तो ये भी अगर कोई रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उनसे डील करते हैं फाइनेंशियल बिल्स। फर्स्ट मनी बिल हमने देख लिया ऑलरेडी। मनी बिल भी फाइनेंशियल बिल्स का ही पार्ट है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सारे जो मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल्स होंगे, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल्स ओनली। बट सारे फाइनेंशियल बिल्स हैं वो मनी बिल्स नहीं होंगे, बिकॉज फाइनेंशियल बिल्स में तो ये वाले भी दो आते हैं ना जो कि मनी बिल्स नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट की, तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में आते हैं। ये भी एक गवर्नमेंट बिल होता है। फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट जो है ना ये बहुत ही सिमिलर होते हैं मनी बिल की तरह, ठीक है। बस इसमें क्या है कि मनी बिल के भी कुछ मैटर्स होते हैं और कुछ जनरल लेजिस्लेशन के भी मैटर्स होते हैं। तो ये कंडीशन तो सेम रहेगी कि लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस करोगे, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। बस इसमें राज्यसभा को थोड़ी सी पावर मिल जाती है। राज्यसभा जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं या अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है या इवन लोकसभा वो किसी भी टैक्स को रिड्यूस या एबॉलिश नहीं कर सकती अनलेस उसको प्रेसिडेंट ने रेकमेंड करा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड बाद में प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। मतलब कि बाकी सब चीज़ों में मनी बिल की तरह है ये, बट जहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर है रिटर्न करने की और राज्यसभा की पावर है अमेंड या रिजेक्ट करने की, वो यहाँ पे आ जाती है वापस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल सेकेंड की, 117 क्लॉज 3, तो ये प्राइवेट बिल भी हो सकता है, मिनिस्टर का कोई इंट्रोड्यूस करा हो बिल भी हो सकता है। यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करते हैं मैटर्स, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी मैटर नहीं आएगा जो कि आर्टिकल 110 में है। मतलब मनी बिल का कोई भी मैटर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें बच गई इनके अलावा वो इसमें आएंगी, ठीक है। इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट किया जाता है सारे मैटर्स में, एक्सेप्ट एक कुछ डिफरेंस है कि इसको आप पास तभी कर सकते हो जब प्रेसिडेंट ने रिकमेंड करा।
इंट्रोड्यूस नहीं कहा इन्होंने। इंट्रोड्यूस यहाँ पे जैसे हमने देखा ना, फाइनेंशियल बिल 1 जो है उसको इंट्रोड्यूस तभी करोगे जब प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रेकमेंड करा है। यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस जो है वो खुद कर सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए, बट उसको जब आप पास कर रहे हो तब प्रेसिडेंट की जो है रिकमेंडेशन चाहिए। बस यही डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग की, तो ज्वाइंट सिटिंग जो है आज तक, देखो पहले ये देख लेते हैं कि आज तक सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। डॉरी बिल था एक, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील के लिए एक बिल था, और एक प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था। तो इनके लिए 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स के लिए आप ये ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं। मनी बिल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते प्रेसिडेंट। एंड जब एक बार आपने ज्वाइंट सिटिंग बुला ली तो उस बिल के साथ फर्दर कोई भी हाउस से प्रोसीड नहीं करेगा। डिसाइड कौन करेगा ये हमने डिस्कस कर लिया 2-3 बार। सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो होता है पास, एंड कोई भी न्यू अमेंडमेंट्स जो यहाँ पे प्रपोज नहीं कर सकते आप, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में। बस वो अमेंडमेंट आप डिस्कस कर सकते हो जिसकी वजह से दोनों हाउसेज में डिसएग्रीमेंट हुआ है, अदरवाइज कोई न्यू अमेंडमेंट नहीं प्रपोज की जा सकती। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। देखो पार्लियामेंट हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट सारा, अगर थोड़ा सा कुछ बचा है तो वो आगे देख लेंगे। अब साथ में हम स्टेट लेजिस्लेचर का भी पढ़ लेते हैं। सो स्टेट लेजिस्लेचर में अगर हम देखें 6 आउट ऑफ 29 स्टेट्स जो हैं वो बाई कैमरल हैं, मतलब 2 हाउसेस है वहाँ पे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। JNK में भी था पहले, बट अभी वो यूटी बन गई है तो नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे बाई कैमरलिज्म नहीं है अब। देन अगर आपको काउंसिल को एबॉलिश या क्रिएट करना है स्टेट में, अगर आपको अपर हाउस क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से रेकमेंड करेगी पार्लियामेंट को। स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, ठीक है, स्टेट की, एंड लोकसभा और राज्यसभा उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देंगे। देन अगर हम देखें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिनिमम यहाँ पे 60 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बताएं आप मुझे। बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे मिनिमम 60 मेंबर्स, मैक्सिमम 500, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अरुणाचल, सिक्किम, गोवा, वहाँ पे मिनिमम मतलब 30 मेंबर्स है वहाँ पे, तो मिनिमम से भी कम है। देन सम मेंबर्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड जो है वो इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एंड एक जो है वो नॉमिनेट किया जाता है यहाँ पे एंग्लो इंडियन। ये कुछ चीज़ें हैं। देन अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि मिनिमम 40 मेंबर्स होंगे एंड मैक्सिमम 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो 1/3 होते हैं यहाँ पे। ये चीज़ें हुई क्लियर। सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मिनिमम जो है 40 स्ट्रेंथ होगी अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की, एंड मैक्सिमम कितनी होगी, जितनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, दैट इज़ लोअर हाउस में है, उसका 1/3 होगी मैक्सिमम, फाइन। और जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो डिटर्मिन करती है पार्लियामेंट। नेक्स्ट इलेक्शंस जो है वो लोकसभा के जैसे ही होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस लोअर हाउस में, एंड रिजर्वेशन जो है वो जो SC ST को रिजर्वेशन दी गई है वो सिर्फ लोअर हाउस को दी गई है स्टेट्स में, अपर हाउस को नहीं दी गई है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, अपर हाउस होता है, वहाँ पे मेंबर्स की इलेक्शन कैसे होती है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा में क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं, जो MLAs होते हैं स्टेट के या UTs के, तो वो इलेक्ट करते हैं हमारे उनको राज्यसभा के मेंबर्स को। अगर हम बात करते हैं स्टेट में अपर हाउस को कैसे इलेक्शन की जाती है मेंबर्स की, देखो 1/3 जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं MLAs, ठीक है, दैट इज़ जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं वो 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं उनको म्यूनसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स करते हैं इलेक्ट। 1/6 जो है वो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, एंड जो 1/6 होते हैं, देखो इसको आपने डिवाइड करना है 1/3 1/3 1/3 में, 1/3 1/3 1/3 1/3 हमने देखा है MLAs जो है वो अपॉइंट करेंगे, वो इलेक्ट करेंगे। 1/3 जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो हैं वो करेंगे। अभी जो 1/3 बचा है ना, इसमें 1/6 एंड 1/6 में डिवाइड कर दो। 1/6 जो इसको गवर्नर करेंगे, एंड जो बाकी 1/6 बचा उनको भी आगे 1/12 में डिवाइड करेंगे, मतलब आधे जो ग्रेजुएट्स जो हैं वो करेंगे इनको इलेक्ट, एंड आधे कुछ टीचर्स करेंगे इनको इलेक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके तो अब नेक्स्ट हम करते हैं बजट इन पार्लियामेंट। तो बजट जो है याद रखना है, पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर है ये, ठीक है। बजट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर नहीं बनता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके लिए टर्म यूज़ की है दैट इज़ एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करा है, एंड आर्टिकल 112 जो है वो डील करता है बजट से। देन बजट जो है उसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होती है
ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। देन अगर हम देखें बजट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू, कैपिटल, ये सब होता है। वेज एंड मीन्स टू रेज दी रेवेन्यू, एस्टिमेट्स होते हैं। देन एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के, एंड कमिंग ईयर के भी पॉलिसीज़ वगैरह वो सब होती है। तो ये भी याद रखना है, क्लोजिंग ईयर और कमिंग ईयर दोनों के होते हैं। देन नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेलवे बजट जो है वो पहले साथ में ही वो किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था। देन 1921 में रेलवे बजट को सेपरेट करा गया था जनरल बजट से, 1921 में, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्वर्थ कमेटी। ये याद रखना है कि रेलवे बजट जो है वो सेपरेट करा गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एक्वर्थ कमेटी, लेकिन बाद में इसको दोबारा से मर्ज कर दिया, दोबारा से सेम जो है वो जनरल बजट के अंदर ही इसको दिखाने लग पड़े। एंड ये जो है विवेक देवराय कमेटी ने रेकमेंड करा था कि इनको जो है वो मर्ज कर दो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो बजट जो है वो ले डाउन करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, एवरी फिजिकल ईयर। देन नो डिमांड फॉर ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी ग्रांट जो है उसकी आप डिमांड नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ना हो। एंड नो मनी विल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। तो अप्रोप्रिएशन लॉ अलग से एक पास करना पड़ता है टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन अगर आप देखें, नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शेल बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर आपको टैक्स इम्पोज करना है, उसके लिए कोई आपको बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। एंड वो सिर्फ लोकसभा में ही आप इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हमको पता है, मनी बिल हमने पढ़ लिया, फाइन। देन नो टैक्स शेल बी लिवेड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश टैक्स, बट उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। एंड ये जो रिड्यूस करना है ये सब भी जो प्रेसिडेंट है उनकी रिकमेंडेशन पे होगा। ये कुछ चीज़ें हैं। देन अदर देन दिस, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है टू वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, वो सिर्फ लोकसभा ही करेगी। देन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो आप एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करते हो, वो जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उन दोनों को सेपरेटली दिखाना होता है। चार्ज ऑन मीन्स जो कि जैसे सैलरी वगैरह जो है ऑफिशियल्स को देनी है, ठीक है, मतलब उनके लिए वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती पार्लियामेंट में, वो हर साल देना है, उसमें वोटिंग नहीं करवाते। एंड मेड फ्रॉम जो है इट मीन्स इसमें वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है पार्लियामेंट की, फाइन। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड जो अदर एक्सपेंडिचर उनको अलग से दिखाना होगा, फाइन। एंड वही लिखा है कि जो चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला है वो वोट ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे नहीं चाहिए होता। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, देन चार्ज ऑन में हमने देखा कि जो भी सैलरीज वगैरह रहेंगी, पेंशन्स रहेंगी ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट या अदर पेंशन्स जो भी होंगी। देन अगर कोई कोर्ट का जजमेंट है तो उनके लिए उन जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सम की रिक्वायरमेंट है, उसमें भी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला एक्सपेंडिचर आएगा, मतलब वहाँ पे वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अब बजट को इनैक्ट करते टाइम जो है वो क्या स्टेजेस रहती है, ये डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, ठीक है। पहले तो बजट प्रेजेंट किया जाता है, उस पर जनरल डिस्कशन होती है, स्क्रूटिनी होती है बाय डिपार्टमेंटल कमेटीज़, देन वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, देन पहले अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, देन फाइनेंस बिल पास होगा। बस ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर बिल पहले, अप्रोप्रिएशन बिल पहले पास होता है, देन फाइनेंस बिल जो है वो पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल किसके लिए, कि जो आपने एक्सपेंडिचर करना है, दिस इज रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर, जो भी आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर करना है उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल होता है। एंड जो भी इनकम आनी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को इनकम आनी है, रिसीप्ट आनी है, उसके लिए फाइनेंशियल बिल जो होता है वो होता है, ठीक है। मतलब आपने कोई टैक्स लिवे करना है तो वहाँ से आपको इनकम आएगी ना, तो उसके लिए फाइनेंशियल बिल पास होगा। अच्छा, अब देखें आप, जो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है 2 पार्ट्स में की जाता है। रेलवे बजट अलग से दिखाते हैं एंड जनरल बजट फिर दिखाते हैं। तो जो ये होता है रेलवे बजट होता है वो जनरल बजट से पहले दिखाया जाता है, ठीक है, उनको रेलवे मिनिस्टर जो हैं वो बताएंगे, ये सब लिखा हुआ है। एंड जो, हाँ ये देख लो, जो बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ये तुमको पता ही है। इन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी जनरल डिस्कशन हो गया, बट जनरल डिस्कशन जब हो रहा है ना उसमें कोई भी कट मोशन आप पास नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही कोई वोटिंग होगी। यहाँ पे सिंपली डिस्कशन करो, कोई मोशन पास नहीं होगा, कोई वोटिंग नहीं होगी।
देन जब आता है वोटिंग, ये स्क्रूटिनी वगैरह हो जाएगा। देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो यहाँ पे वोटिंग का जो राइट है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को कोई राइट नहीं है इसमें। अब किस तरीके के जो वोटिंग ये मोशंस हो सकते हैं, एक तो पॉलिसी कट मोशन होता है। देखो जैसे उन्होंने डिमांड करी, अब सारी डिमांड तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं, पार्लियामेंट जो है वो सारा तो डिमांड जितना किया है उतना ग्रांट नहीं देंगी, ठीक है। तो वो कुछ मोशंस के थ्रू उन डिमांड को कम करते हैं, तो उनको कट मोशंस कहते हैं। जैसे पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने पॉलिसी को डिसअप्रूव कर दिया, कोई स्कीम आपको रेकमेंड करी गई, आप इसको डिसअप्रूव कर दिया एंड डिमांड जो है वो 1 रुपये के तक रिड्यूस कर देते हैं, सिर्फ 1 रुपया दे देते हैं कि हाँ आपका जो ये पॉलिसी है वो डिसअप्रूव हो चुकी है, ठीक है। इकोनॉमी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन कहता है कि हाँ आपका ये जो प्रपोजल है उसमें दम है, लेकिन ये आपने डिमांड ज़्यादा कर दी है, ठीक है। तो डिमांड जो है, अमाउंट जो है उसको स्पेसिफाइड अमाउंट से थोड़ा कम कर देते हैं, कुछ अमाउंट जो है उसको कम कर देंगे, बाकी दे देंगे, इकोनॉमी कट मोशन वैसा। टोकन कट मोशन क्या है, तो इट वेंटिलेट्स अ स्पेसिफिक ग्रीवांस, मतलब कोई ग्रीवांस है विच इज़ विद इन द स्फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कोई गवर्नमेंट से जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, उनको कोई पर्टिकुलरली कोई ग्रीवांस है उनकी, ठीक है, कोई उनको शिकायत है गवर्नमेंट से, तो वो थोड़ा सा अपना गुस्सा दिखाने के लिए डिमांड को रिड्यूस कर देंगे बाय ₹100। 100 रुपीज़ से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ अपने ग्रीवांस को वेंटिलेट करते हैं ये टोकन कट मोशन के थ्रू। अब देखो कट मोशन जो होती है वो सिर्फ एक ही डिमांड से लिमिट ये होनी चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए, उसमें कोई डिफेमेटरी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। अ कट मोशन शुड नॉट मेक एनी सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, ये सब चीज़ें हैं। देन इट शुड नॉट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि उस पर तो वोटिंग हो नहीं सकती ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन अगर हम और चीज़ें देखें, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कहा है कि नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, तो एक्सपेंडिचर करने के लिए, मनी विदड्रॉ करने के लिए ये बिल पास करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें एप्रोप्रिएशन बिल जो है, ये एप्रोप्रिएशन एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, ठीक है, एंड वही जो है आपको लीगलाइज करते हैं कि आप CFI से ये कर लो, पेमेंट जो है वो ले लो, विदड्रॉ कर लो, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट विदड्रॉ द मनी टिल द इनैक्टमेंट ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। ये सब चीज़ें क्लियर है। अब देखो इसमें एक और टर्म है वोट ऑन अकाउंट, तो क्या होता है ये सारा प्रोसेस होने में, ये पूरा बजट पास करने में, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सब पास होगा, इसमें टाइम लग जाता है एंड यूजुअली टिल द एंड ऑफ अप्रैल जो है ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट को अपना नॉर्मल एक्टिविटी चलाने के लिए कुछ मनी की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ऑथराइज़ करा है कि आप एडवांस में ही कोई थोड़ा सा अमाउंट जो है ग्रांट कर सकते हो, जितना भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा उतना, इसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। एंड ये जनरली कितना होता है, 2 मंथ्स का खर्चा चलाने के लिए ये इतना एडवांस दिया जाता है, एंड वो जनरली टोटल एस्टिमेशन का 1/6 होता है, ठीक है, टोटल जितना बजट का एस्टिमेशन वो देंगे उसका 1/6 जो है वो इस टाइम पे दिया जाता है वोट ऑन अकाउंट में। नेक्स्ट पे फाइनेंस बिल जो है ये पास होता है, ठीक है, ये हमने देख लिया। आपको इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे एप्रोप्रिएशन बिल है ना, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं प्रपोज की जा सकती किसी भी हाउस में, ठीक है, अमेंडमेंट एप्रोप्रिएशन बिल में अलाउड नहीं है। बट जब हम बात करेंगे फाइनेंस बिल की, वहाँ पे आप अमेंडमेंट भी मूव कर सकते हो, ठीक है, अमेंडमेंट सीकिंग टू रिजेक्ट या रिड्यूस अ टैक्स, वो आप मूव कर सकते हो इन केस ऑफ फाइनेंस बिल। ये सब चीज़ें हैं, और ये फाइनेंस बिल जो है ये लीगलाइज करता है इनकम साइड को। ये सब चीज़ें हो गई। अब अदर ग्रांट्स क्या होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए अदर ग्रांट्स होते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो अगर एक पर्टिकुलर स्कीम है, उसके लिए जितना फंड्स अलॉट किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, ठीक है, इनसफिशिएंट हो गया, तब आप सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड कर सकते हो। एडिशनल ग्रांट क्या होता है, कोई न्यू स्कीम आपने लॉन्च करनी है, उसी साल में कोई आपको न्यू स्कीम लॉन्च करनी है, उसके लिए एडिशनल ग्रांट जो है वो डिमांड कर सकते हैं। एक्सेस ग्रांट क्या है कि जितना आपने अमाउंट आपको मिला था वो आपने खर्च कर चुके हैं एक पर्टिकुलर स्कीम के लिए, एंड दिस इज़ वोटेड बाय लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। बिफोर द डिमांड्स फॉर एक्सेस डिमांड्स आर सबमिटेड टू लोकसभा फॉर वोटिंग, दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे लोकसभा को डिमांड सबमिट करने से पहले ही आपको यहाँ इनका अप्रूवल लेना पड़ता है इस कमेटी का। नेक्स्ट, वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑन अकाउंट इज़ डिफरेंट, वोट ऑफ क्रेडिट इज़ डिफरेंट। वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है कि कोई भी अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाती है उसको मीट करने के लिए ग्रांट किया जाता है, एंड यहाँ पे डिमांड स्टेट नहीं कर सकते क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है ना, तो वहाँ पे बता नहीं सकते कि हमारी इतनी डिमांड है, या प्रॉपर डिटेल्स नहीं बता सकते बजट में। हाउएवर एक ब्लैंक चेक दे दिया जाता है गिवन टू एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा, ठीक है,
एक्सीजेंसीज की कंडीशंस में ये काम चलाने के लिए। एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होती है नेक्स्ट, एक स्पेशल पर्पस के लिए दी जाती है। एक्सेप्शनल ग्रांट है, स्पेशल पर्पस के लिए देंगे एंड इट फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। सी टोकन ग्रांट क्या होता है, इसमें रीअप्रोप्रिएशन होती है इन्वॉल्व, मतलब आपको एक स्कीम का जो फंड है उसको आपको रीअप्रोप्रिएट करना है किसी और स्कीम के लिए, तो वो टोकन ग्रांट उसमें यूज़ होती है। रीअप्रोप्रिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन हेड टू अनदर। इसमें कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं होता, बस एक हेड से उठा के पैसा दूसरे हेड में डालना है। और इसमें क्या होता है, अ डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ टोकन सम ऑफ ₹1 इज सबमिटेड टू द वोट ऑफ लोकसभा एंड अगर एसेंट मिल जाती है उसको तो वो आपको फंड्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी। अब आते हैं फंड्स पे। तो 3 इंपॉर्टेंट फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 एंड नेक्स्ट वन इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी पैसा आपको निकालना है, पार्लियामेंट्री लॉ चाहिए। कौन सा लॉ चाहिए, एप्रोप्रिएशन बिल आपको पास करवाना पड़ता है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से अगर आपको, अच्छा यहाँ पे होते कौन कौन से मनी हैं, सो यहाँ पे जो भी प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स होते हैं लोगों के, जुडिशियल डिपॉजिट्स, पब्लिक अकाउंट है ना, पब्लिक का मनी है यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड वाला जुडिशियल डिपॉजिट्स है, सेविंग बैंक अकाउंट्स डिपॉजिट्स हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स हैं, रेमिटांसेस है एक्सेट्रा। एंड इससे अगर कोई आपको पैसा विड्रॉ करना है, एग्जीक्यूटिव एक्शन लगेगा एंड इट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूटिव का अप्रूवल चाहिए यहाँ पे। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पे कोई एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो फंड्स अलॉट कर सकते हैं। और ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो यहाँ पे जो है फंड्स को अलाउ करते हैं, अप्रूव करते हैं। एंड यहाँ पे पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पहले नहीं पड़ती है, लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। फाइन, वो क्यों चाहिए, बाद में पार्लियामेंट का जो अप्रूवल चाहिए वो इसलिए चाहिए बिकॉज जैसे ही आपने यहाँ से कंटिजेंसी फंड से पैसा निकाल लिया, फिर बाद में क्या करना पड़ता है, सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उतना पैसा वहाँ पे वापस डालना भी पड़ता है सीएफआई में, मतलब कंटिजेंसी फंड में। तो उस चीज़ के लिए यहाँ से पैसा यहाँ लाने के लिए फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, तो ये भी मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट होता है। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, याद रखना है, वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है उन्हीं से डील करते हैं, वो भी उन्हीं के अंडर आते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कुछ। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वो मिनिस्टर्स को भी होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको भी होते हैं। बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस याद रखना है, प्रेसिडेंट को नहीं मिलते। दो प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो हैं वो क्या है, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, एंड दूसरों को पब्लिश करने से रोक भी सकते हो। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि अगर ट्रू रिपोर्टिंग कोई कर रहा है मीडिया हाउस तो वो कर सकता है इवन विदाउट परमिशन, बट सीक्रेट सिटिंग में ऐसा नहीं होगा। देन आप एक स्ट्रेंजर्स को अपनी प्रोसीडिंग्स में आने से मना कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो एक बार। नेक्स्ट, पनिश कर सकते हो मेंबर्स को एज वेल एज आउटसाइडर्स को अगर आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है या कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, देन कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, ये भी कलेक्टिव जो है वो प्रिविलेज है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नो पर्सन इधर अ मेंबर या आउटसाइडर जब वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के प्रेजेंस में है तो उनको बिना परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर अरेस्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, ना ही कोई लीगल प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, सर्व कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करें तो ड्यूरिंग द सेशन एंड 40 days बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सेशन एंड 40 days आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन एमपी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये प्रिविलेज जो है सिर्फ सिविल केस में अवेलेबल है, क्रिमिनल केस में या प्रिवेंटिव डिटेंशन में अवेलेबल नहीं है। मतलब किसी का मर्डर करके अगर आ गए तो भैया आपको कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ सिविल केस में ये चीज़ें नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। बाकी ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड दे कैन रिफ्यूज़ टू गिव एविडेंस या अपीयर एज अ विटनेस इन एनी कोर्ट व्हेन पार्लियामेंट इज़ इन सेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अगर हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में ये 4 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हम देखेंगे। एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़। सो एस्टीमेट्स कमेटी जो है 1950 में बनी थी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉन मथाई। ठीक है, एस्टीमेट्स कमेटी 1950 जॉन मथाई की रिकमेंडेशंस पे बनी थी। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, सारे ही लोकसभा से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्टीमेट करना है ना, मतलब कुछ बजट एस्टीमेट्स की बात चल रही है। अब बजट एस्टीमेट है तो लोकसभा जो है वही अपना कंट्रोल रखेगा, सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं। सभी का जो पीरियड है वो 1 साल का ही रहेगा। ठीक है, एंड
इलेक्शन भी जो है सब में ऐसा ही होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड एस्टिमेट कमेटी का क्या जो है रोल है, टू एग्जामिन द बजट, सजेस्ट इकोनॉमीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो वो 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके थ्रू बना था 1921 में। 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, 1 साल का टर्म होता है, इलेक्शन सेम प्रोसेस से होगी। यहाँ पे चेयरमैन जो है अपोजिशन से होता है नॉर्मली। ये कन्वेंशन है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक के अकाउंट्स की जब बात करनी है तो वहाँ पे चेयरमैन जो है वो बना दिया गया है अपोजिशन पार्टी को, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा एस्टिमेट्स कमेटी में बजट जो है वो डिस्कस करना है तो सारे ही मेंबर्स जो है वो लोकसभा के होंगे। यहाँ पे चेयरमैन जो है अपोजिशन पार्टी का है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। अगर हम कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जो है वो लोकसभा अपने पास ही रखेगी। तो चेयरमैन जो है यहाँ पे लोकसभा का होता है, ठीक है, याद रखना है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो कमेटी है वहाँ पे चेयरमैन लोकसभा के होंगे। और कृष्णा मेनन कमेटी जो है उन्होंने रेकमेंड करा था 1964 में। जॉन मथाई कमेटी एस्टिमेट्स, कृष्णा मेनन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एंड ये जो है मॉन्टेग्यू चंद फॉर रिफॉर्म्स। देन और क्या चीज़ें हैं, टर्म सबका बता दिया सेम है। और एक और चीज़ याद रखनी है, मिनिस्टर जो होता है वो कभी भी इन किसी भी कमेटी का पार्ट नहीं बन सकता, कोई भी मिनिस्टर जो है इनका पार्ट नहीं बन सकते। अब देखो जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो कैग जो है वो उनको मतलब कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको भी वो करते हैं। एंड कैग इज़ द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ दिस कमेटी, फाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ की, टोटल 24 हैं, जिसमें से 16 जो है वो लोकसभा में है, 8 है राज्यसभा में। 1993 में जो रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा बनी थी उन्होंने रिकमेंड करा था। हर एक जो कमेटी हमने देखा 24 कमेटीज़ हैं, ठीक है, हर एक में 31 मेंबर्स होते हैं। 21 जो है वो लोकसभा से होंगे, 10 राज्यसभा से होंगे। एंड उनके जो रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उनको नॉमिनेट करते हैं। एंड इनका काम क्या होता है, एग्जामिन द बिल्स, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, अदर मैटर्स जो उनको रेकमेंड किए जाते हैं। फिजिकल अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इंश्योर करती है। ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाली जो चीज़ थी ना, इनको याद रखना है कि ये इनके अकाउंट्स वगैरह तो ठीक है एग्जामिन करती है, बट उनके जो डे टू डे अफेयर्स है उनमें इन्वॉल्व नहीं होती है ये कमेटी, फाइन। देन अगर हम बात करते हैं कुछ और कमेटीज़ हैं जो कि थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इनका, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये हमने देखा इसको कौन चेयर करते हैं, ये आप मुझे बताएं, इसका हम पढ़ेंगे नहीं, आप बताएं कि कौन इनको चेयर करते हैं। देन कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, याद रखना है राज्यसभा में ऐसी कोई भी कमेटी नहीं होती है। राज्यसभा में जो सेम मतलब ऐसी ये सिर्फ सिंपली किसकी हो गई, लोकसभा की कमेटी है। प्राइवेट मेंबर बिल वाली कमेटी जो है सिर्फ लोकसभा में है। ये जो काम है राज्यसभा में तो ऐसी कोई कमेटी है नहीं, तो उनका ये जो प्राइवेट मेंबर बिल वाला काम होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है उस हाउस की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करते हैं कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, तो ये भी याद रखना है, ये स्पेशल कमेटी है लोकसभा की। एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट मेंबर्स के जो बिल्स होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, सिर्फ लोकसभा में वो कमेटी है। एंड राज्यसभा में उनका जो हाउस है वो खुद ही इन कामों को करता है, कोई अलग से कमेटी नहीं होती। देन जनरल पर्पस कमेटी की अगर हम बात करते हैं, इसको भी स्पीकर हेड करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं सारे ही, जैसे कि आप देखेंगे इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, जिस भी हाउस में वो होगी। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं वो। देन डिप्टी स्पीकर होते हैं इसमें। पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होते हैं। चेयरपर्सन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ होते हैं हाउस के। लीडर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट कमेटी है तो वो आती है कंसल्टेटिव कमेटीज़। तो कंसल्टेटिव कमेटीज़ जो है ये मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। एंड इसमें मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। एंड उसमें चेयरमैन कौन होते हैं, मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं ऑफ इन चार्ज ऑफ दैट मिनिस्ट्री, वो उसके चेयरमैन होते हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कंसल्टेटिव कमेटी में जो मिनिस्टर होते हैं वही चेयरमैन होते हैं। अदरवाइज हमने बाकी कमेटीज़ में क्या पढ़ा, बाकी जो हमने एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी वो सब देखे, उनमें मिनिस्टर कभी भी मेंबर नहीं हो सकता, बट कंसल्टेटिव कमेटीज़ में मिनिस्टर्स ही चेयरमैन होते हैं, फाइन। एंड ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होती हैं वो इन कंसल्टेटिव कमेटीज़ को बनाता है। दैट्स इट, इतना याद रखना है। और एक ये लाइन आप याद रख सकते हैं कि दीज कमेटीज स्टैंड डिजॉल्व अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ एवरी लोकसभा। जब भी लोकसभा डिजॉल्व होगी ये कमेटीज़ अपने आप डिजॉल्व हो जाती है। एंड उनको हर एक न्यू लोकसभा के साथ न्यू कमेटीज़ बनानी होती है। क्योंकि अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पार्लियामेंट्री फोरम्स।
तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हम नॉर्मली स्किप करते हैं, बट कभी अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हार्डली 1 मिनट लगेगा, कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम बना था दैट वाज ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, 2005 में बना था। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम किस चीज़ पे बना था, वाटर कंजर्वेशन पे। 8 पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, ठीक है। उसमें जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ है, उसको चेयर करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, याद रखना है। जो पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ वाली पार्लियामेंट्री फोरम है उसको चेयर करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, एंड अदरवाइज स्पीकर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, इन सारे पार्लियामेंट्री फोरम्स के। बस ये पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ वाला बोल दिया, राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो इसको चेयर करते हैं। दैट्स इट। इसके बाद ये एक चीज़ देख सकते हैं, इट हैज़ बीन मैंडेटेड कि पार्लियामेंट्री फोरम जो है इट विल नॉट इंटरफेयर या इंक्रोच अपॉन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, एंड ये हमने देख लिया स्पीकर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन दिस, जिसमें ये हमने कर लिया, ओके। उसमें स्पीकर जो है एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट होते हैं, दैट्स इट। देन अगर हम बात करते हैं कि हर एक फोरम में 31 मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप हो सकता है। द नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री ग्रुप। पार्लियामेंट्री ग्रुप में है स्पीकर जो है वो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन होते हैं, एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं इस ग्रुप में, डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये एक ऑटोनमस बॉडी होती है, 1945 में बनी थी। मेंबरशिप जो होती है इसकी इज़ ओपन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एंड बस बाकी ये हमने चीज़ें कर ली, चेयरमैन कौन होगा ये सब। अच्छा, अब जैसे हमने स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा था, उसमें कुछ एक आधी चीज़ जो है वो आप याद रख सकते हैं जो हमने स्किप की है, कि वहाँ पे स्टेट लेवल पे कोई भी डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होता, ठीक है, अपर हाउस में, फर्स्ट ये चीज़। देन अपर हाउस जो होता है वो उतना पावरफुल नहीं है स्टेट में जितना राज्यसभा पावरफुल होता है। मतलब वहाँ पे ऑर्डिनरी बिल्स को भी अगर पास करना है ना, तो उनको मैक्सिमम वो 4 मंथ्स के लिए डिले कर सकते हैं, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हाँ बिल पास कर दिया उन्होंने। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। एंड अगर कोई ऐसा बिल है, मतलब गवर्नर जो है वो कौन कौन से बिल्स जो है वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो जैसे बिल हो गया जो कि हाई कोर्ट की जो पोजीशन है उसको डैमेज करना चाहता है, या ऐसा कोई बिल जो कि अल्ट्रा वायरस है टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP के अगेंस्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो है बिल रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है अगर डेडलॉक होता है, जैसे पार्लियामेंट में है वैसा यहाँ पे नहीं होता। देन ये हमने जो है सारे बिल्स पढ़ लिए, इनको एक बार कंपैरिजन अगर आपने रिवाइज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन बस ये लास्ट चीज़ इस लेक्चर के लिए देख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। लाइक जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एक ये टॉपिक है जुडिशरी वाला। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये करेंगे, एंड पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये 3 टॉपिक रहते हैं। ये 1 घंटे में, 1 या 1.5 घंटे में जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा, अभी हमको क्या करना है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं इनके कुछ नाम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसे कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि अनअपोज जो है वो जिन्होंने कंटेस्ट करा, तो अनअपोज वाले देख लेते हैं। जैसे कि राधा कृष्णन जो है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन 2 बार जो है वो चुने गए हैं वाइस प्रेसिडेंट, दोनों बार अनअपोज थे। एक M हिदायतुल्ला हैं एंड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये स्टेट PSC में भी पूछा जा चुका है, तो UPSC में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, हिदायतुल्ला, एस राधा कृष्णन, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ठीक है, जो अनअपोज में सेलेक्ट हुए थे। देन मोहम्मद हमीद अंसारी, इन्होंने भी 2 बार जो है वो सर्व किया है एज वाइस प्रेसिडेंट। सिमिलरली जो लिस्ट है हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अनअपोज प्रेसिडेंट के लिए किन्होंने कंटेस्ट करा था, ओनली डॉक्टर N संजीवा रेड्डी, ठीक है। और अगर हम देखें कौन कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो जैसे आप देखेंगे डॉक्टर S राधा कृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, VV गिरी हैं, तो ये लोग जो है ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। शंकर दयाल शर्मा ये भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि शायद कभी पूछी जा सकती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पार्ट। इसके बाद जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड जो लोकल गवर्नमेंट है, वो तीनों जो है वो हम एक अलग से वीडियो में कवर कर लेंगे 3rd पार्ट में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड ऑल्सो डू शेयर द वीडियोज़
उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन रहेगा एंड और एस्पिरेंट्स को भी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।